नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? सारे लोग आ गए? चलो, नजीर अली, खुशबू, सचिन कुमार, तो बात शुरू करें। एनसीईआरटी चैप्टर 5। छोटे छोटे चैप्टर हैं, आज आपको 2-3 चैप्टर पढ़ाएंगे उतने ही टाइम में। ठीक, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे चैप्टर, और इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं 5वें चैप्टर की, और 5वां चैप्टर है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थों का पृथक्करण। बहुत जल्दी हम इस छठी एनसीईआरटी को खत्म करने वाले हैं, 1-2 दिन में खत्म कर देंगे। ठीक, आज के बाद 1 दिन का हो सकता है और बचे, 1 या 2 दिन। तो बात को शुरू करते हैं। चलो, सबको गुड आफ्टरनून। किरण दीक्षित, अंजल यादव, गौरव कुमार, राहुल, गजेंद्र बघेल, सबको गुड आफ्टरनून। ठीक, अमित राज। चल भाई लोग, तो बात शुरू करते हैं। पदार्थों का पृथक्करण। ठीक, पदार्थों का पृथक्करण यानी पदार्थ को अलग कैसे करते हैं। बस 2 मिनट में का एक चैप्टर ही है। ये चैप्टर हमको ये सिखाता है कि ढेर सारे पदार्थ एक ही में मिक्स करके आपको दे दिए जाएं, तो उससे अलग कैसे करोगे, ये तो ये सिखाता है छठी के बच्चे को। बात तो एक रही, तो छठी का बच्चा सीखेगा। आप लोग तो छठी के बच्चे नहीं हो, तो आप लोगों को सीखने के लिए इसमें क्या है? तो आप लोगों के सीखने के इसमें क्या है कि एग्जाम में एक सवाल बनता है कि कौन सा पदार्थ किस विधि से अलग किया जाता है। बार बार सवाल ये पूछते हैं, बस यहीं से एक सवाल बनता है, उसी सवाल को हमें सॉल्व कर लेना है। ठीक, समझ में आ गई बात ना? तो छठी के बच्चे के लिए वो है कि कैसे पदार्थ, उसमें दिया है होमवर्क, क्या क्या करेंगे, यहां किस पदार्थ को कैसे अलग करेंगे। तो आज हम 3-4 चैप्टर पढ़ेंगे, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, कई चैप्टर पढ़ेंगे, एक ही घंटे पढ़ेंगे। तो आ जाओ दोस्तों। तो एक मेथड दिया गया है थ्रेसिंग। मेथड दिया गया है थ्रेसिंग। ठीक, पदार्थों के पृथक्करण की जो पहली विधि है थ्रेसिंग। थ्रेसर देखते होंगे गांव में आप लोग। गेहूं की कटाई होती है तो थ्रेसर में डाल के उसकी मड़ाई हो जाती है। धान की कटाई होती है तो थ्रेसर से उसकी मड़ाई होती है। मटर की उससे मड़ाई होती है। इसमें होता क्या है, थ्रेसिंग में क्या होता है, अनाज को उसकी डंडियों समेत थ्रेसर में डाल दिया जाता है। डंडियां भूसा बन के अलग हो जाती हैं और अनाज को अलग हो जाता है। चूंकि थ्रेसर में होता है इसलिए उस मेथड को कहते हैं हम थ्रेसिंग मेथड। तो सवाल बनता है, थ्रेसिंग मेथड से किसे पृथक किया जाता है? तो बात क्या निकली, डंडियों से अनाज के दानों को पृथक करने की विधि को हम क्या कहते हैं? थ्रेसिंग मेथड, अर्थात पदार्थों के पृथक्करण को। इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है कि पदार्थ, ढेर सारे पदार्थ एक में मिक्स हैं, अलग अलग कैसे करोगे। तो उसकी कई विधियां हैं, जिसमें पहली विधि है थ्रेसिंग। अगर सूखा पौधा हो, अनाज की डंडियों में ही लगा हुआ हो दाने, जैसे गेहूं को, दाने को, गेहूं के अनाज को कैसे पृथक करेंगे? तो उस पृथक करने का तरीका होता है थ्रेसिंग मेथड। थ्रेसर में डाल देते हैं, भूसा अलग, अनाज अलग। तो आपको यहां से सीखने की बात है, याद करने की बात है कि थ्रेसिंग मेथड से अनाज के दानों को हम पृथक करते हैं। बात नंबर 1, सिर्फ इतनी बात। दूसरा मेथड है अवसादन, सेडिमेंटेशन। ठीक, अवसादन, समझ में आ गई बात? दूसरा मेथड है अवसादन, सेडिमेंटेशन। इस अवसादन में क्या करते हैं कि मान लो कोई मिश्रण है और उसको जल में घोल दें। ठीक, जैसे ये पानी है, ग्लास में ले लो, सुबह सुबह पीते ही हो, इसमें मिट्टी घोल दो। मिट्टी घोल दिया, ऐसे चम्मच से डाल के हिला दो। उसके बाद इस पानी को थोड़ी देर स्थिर रख दो। ठीक, जब थोड़ी देर स्थिर रखते हो तो मिट्टी नीचे तली में जम जाती है, उसे ही कहते हैं अवसाद, तली में जम जाता है। आप लोग भूगोल में पढ़ते होंगे, अवसादी चट्टानें बनती हैं, इसी विधि से बनती हैं। और पानी क्या होता है, ऊपर हो जाता है। उसके बाद पानी को धीरे से गिला लेते हैं, जो भी तलछट है वो नीचे बने रहते हैं। इन तलछट को कहते हैं अवसाद, और इस मेथड को कहते हैं अवसादन। समझ में आ गई बात? तो हम कह सकते हैं कि जल में किसी ऐसे पदार्थ को मिला दिए हैं जो जल में विलेय नहीं है। मिट्टी विलेय नहीं है, आप चीनी को ऐसे नहीं कर सकते हो, क्योंकि चीनी क्या है, विलेय है। यानी जल में किसी ऐसे पदार्थ को मिला देते हैं जो जल में विलेय नहीं हो, और उसके बाद जल को रख देते हैं, तो धीरे धीरे वो विलेय, वो पदार्थ
तल के नीचे जमा हो जाता है और फिर पानी को हटा लेते हैं और पदार्थ को अलग कर लेते हैं। इस मेथड को कहते हैं अवसादन मेथड। समझ में आ गई बात? यानी दो मेथड, थ्रेसिंग मेथड में अनाज के दानों को डंडियों से अलग करते हैं, तो अवसादन मेथड में उन पदार्थों को पानी से अलग करते हैं जो पानी में विलयन घुलनशील नहीं है। विशेष करके एग्जाम्पल आ गया जल से मिट्टी को अलग करना। आपकी एनसीईआरटी हम दिखाते चलते हैं, तो जल से मिट्टी को अलग करना क्या कहलाता है? अवसादन कहलाता है। अब अगली बात, तो दो बातें आपने समझ लिया, क्लियर हो गई, आवाज आ रही है? ठीक, समझ गया आप लोग? तो चलो गुड आफ्टरनून, सबको गुड आफ्टरनून लिख रहे हैं, ठीक। अच्छा आलोक लिख रहे हैं टेलीग्राम पर पीडीएफ नहीं मिला, अभी मैं चेक करता हूं क्लास के बाद, ठीक। कैसे नहीं मिलेगा? तो आ जाओ भाई लोग। अगला है निस्तारण। अगला मेथड क्या है? निस्तारण, डेकनेशन, निस्तारण, ठीक। निस्तारण में दो द्रव एक दूसरे में मिलाते हैं, लेकिन शर्त है कि दोनों एक दूसरे में मान लो मिला दिया गया और दोनों एक दूसरे में घुलनशील नहीं है। जैसे यह पानी ले लिया गया, एक द्रव तो पानी हो ही गया, ठीक। इसमें मिट्टी का तेल डाल दिया गया, किरोसिन ऑयल डाल दिया, कोई तेल डाल दो, मिट्टी का तेल हो, पेट्रोलियम हो, सरसों का तेल हो, कोई तेल पानी में घुलनशील नहीं होता है, जिसको तेल डाल दिया गया, ठीक। अब तेल को कैसे अलग करोगे? तेल को पानी से कैसे अलग करोगे? समझ में आ गई बात? तो तेल को जब पानी से अलग करते हैं तो उस अलग करने की विधि को हम कहते हैं निस्तारण। दरअसल होता क्या है, कोई भी तेल हो वह पानी में घुलता नहीं है, पानी के ऊपर रखता है। 9वीं क्लास में आपको जब हम पढ़ाएंगे सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, वहां पढ़ाएंगे आपको कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, वहां ये बात होगी कि पानी तेल में घुलता क्यों नहीं है, या तेल पानी में क्यों नहीं घुलता है, क्यों तेल पानी के ऊपर एक परत बना करके जमा रहता है। और इसी से आगे पढ़ाएंगे ऑयल पॉल्यूशन, तो कई मेथड बताएंगे। फिलहाल यहां है कि ऐसा पदार्थ जो पानी में नहीं घुलता है, विशेष करके तेल, तो जब तेल को पानी में डालते हैं तो क्या होता है, पानी की एक लेयर बन जाती है और उसके ऊपर तेल की लेयर बन जाती है। उस थोड़ी देर के लिए स्थिर छोड़ देते हैं। जब स्थिर छोड़ देते हैं तो तेल की लेयर अलग रहती है, पानी की लेयर अलग रहती है। और फिर ग्लास को निस्तारण में क्या करते हैं, उस ग्लास को ऐसे धीरे धीरे करते हैं, ठीक। जैसे एक ग्लास है, मान लो इसमें इतना पानी हो गया, देख रहे हो, ऊपर तेल डाल दिए, चम्मच से मिला दिए, चम्मच से मिला दिए, हमको लग रहा है मिल रहा है लेकिन घुल नहीं रहा है। थोड़ी देर छोड़ेंगे तो पानी यहां तक, तेल यहां तक। उसके बाद निस्तारण विधि में क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे इस गिलास को गिराएंगे, और जब ऐसे ऐसे गिलास को गिराएंगे तो ऊपर वाला तेल क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, पानी नीचे वाला बचा रह जाएगा। इसी को कहते हैं निस्तारण। तो यूपीएससी मिलान कराता है कि निस्तारण विधि से किसको अलग करते हैं, तो तेल को अलग करते हैं। यानी अगर तीन बातें आपको मैं यही याद करा दूं तो एक बात निकली अवसादन विधि, ठीक। दूसरी बात क्या निकली थी, थ्रेसिंग विधि, और तीसरी बात निकली थी निस्तारण विधि। अवसादन, थ्रेसिंग और निस्तारण, यह तीन निकला। तो थ्रेसिंग में अनाज के दानों को ऐसे मिलान कराता है, अनाज के दानों को। अवसादन में अघुलनशील ठोस को, अघुलनशील ठोस को, जैसे मिट्टी। और निस्तारण में अघुलनशील द्रव को, अघुलनशील द्रव को। अब यहां से यूपीएससी एक बार सवाल बना दिया गया है ऐसे, इनको मिला करके। तो जब भी निस्तारण हो तो याद रखना द्रव रहेगा, ऐसा द्रव जो अघुलनशील हो। जब भी अवसादन हो तो ठोस रहेगा, लेकिन ऐसा ठोस जो अघुलनशील हो। बात समझ में आ गई बात? और अवसादन में अनाज के दाने, ये तीनों एक एक लाइन में आपको याद रखनी है। तो हो गया निस्तारण, ठीक। क्लियर हो रही है बातें, ठीक। अच्छा, सचिन कुमार पूछ रहा है कि फ्रेंड्स आप लोग सच्ची सच्ची बताओ, आप लोग ठीक तो हो ना? ये हाल चाल क्यों ले रहा है ऐसा उदास उदास होके, ठीक। चल भाई लोग, ठीक। अब ये सब क्यों होते हैं,
यह हम अगली क्लास में बताएंगे, अगली क्लासेज में बताया गया है। छठी की एनसीईआरटी हम उतना ही बता रहे हैं जितना छठी में है, सातवीं में उतना ही बताएंगे जितना सातवीं में। हाँ, कुछ करंट अपडेट है तो जोड़ देंगे। फिलहाल निस्तारण हो गया। अब है अगला संघनन, एक प्रक्रिया है संघनन। देखो, एक वाटर साइकिल चलती है, आप लोग पढ़ोगे वाटर साइकिल। ये पानी है, मान लो ये तालाब का पानी है, ये तालाब है, पानी है, ठीक, समझना बात को। ये गर्म होता है, धीरे धीरे जलवाष्प में बदलता है। अब ये भी जलवाष्प में क्यों बदलता है? इसके ऊपर का फोर्सेस कम हो जाता है, नीचे के मॉलिक्यूल के तुलना में लेयर की जो मॉलिक्यूल होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। अभी इस पर दिमाग मत लगाना, सिर्फ इतना जानना कि ऊपर का पानी, सबसे ऊपर का पानी धीरे धीरे वाष्प बन के उड़ता है। समझ गए? जो ये ऊपर का पानी वाष्प बन के उड़ता है, यानी क्या बन रहा है? वेपर, वाटर वेपर, जल वाष्प बन के उड़ रहा है। ठीक, जब ये वेपर बन के उड़ रहा है तो इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं, दूसरा नाम देते हैं। ठीक, अब यह वेपर धीरे धीरे ऊपर जाएगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा। ठीक, ऊपर जाएगा तो जैसे जैसे आप ऊंचाई पर बढ़ते हैं, ठीक, आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि प्रत्येक 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता रहता है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये ठंडा होगा, और ठंडा होकर ये ठंडा हो जाएगा, और जब ठंडा होगा तो पुनः क्या हो जाएगा? जल की बूंदों में तब्दील हो जाएगा, जल की बूंद बन जाएगा, और ये बूंदें पुनः धरती पर गिरने लगती है। यानी हम देख रहे हैं कि ऊंचाई पर जाने पर ये जो जल वाष्प है, ये जो वाटर वेपर है, यह वाटर वेपर ठंडा होता है और ठंडा होकर के पुनः बूंदों में तब्दील हो जाता है। तो ऊंचाई पर जाकर के जल वाष्प के ठंडा होकर के बूंदों में तब्दील हो जाने की घटना को हम कहते हैं कंडेंसेशन, संघनन। समझ में आ गई बात? और ये वाष्प बनने की प्रक्रिया और संघनन की प्रक्रिया हमेशा प्रकृति में चलती रहती है। जैसे मान लो आप देखते होंगे कि ये ग्लास है, ठीक, रात में इसमें पानी रखो, सोते वक्त रात में इसमें पानी रखो और उसको इससे ढक दो, ऐसे ढक दिए। सुबह जब आप सो के उठते हो ना, कई लोग सुबह सुबह पानी पीते हैं, तो जब इसको आप हटाते हो तो ये गीला रहता है, ये जो लेयर हो जाती है ये एकदम गीला हो गया रहता है। समझ में आ गई बात? गीला क्यों हुआ रहता है? क्योंकि यहां से पानी, इस ग्लास से पानी निकलेगा और यहां जाकर के इसका संग्रहित हो जाएगा, वाटर की बूंदें हो जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि जो ये जल वाष्प में बदलने की और संघनन की प्रक्रिया रेगुलर नेचर में चलती रहती है, और इसी को हम कहते हैं वाटर साइकिल। कुछ और चीजें जुड़ती है, इसी को हम कहते हैं वाटर साइकिल। अर्थात सीधी भाषा में समझा जाए कि जल वाष्प के बारिश की बूंदों में तब्दील हो जाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संघनन। अब मान लो हिमालय की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यह मैदानों का उड़ा हुआ पानी, समुद्रों का उड़ा हुआ पानी उड़ करके हवा के साथ हिमालय की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पहुंच गया, और जब वहां अचानक हवा के झोंका से, मान लो ये कहीं से आया, अरब सागर से आया, तेज हवाओं के झोंकों से, ठीक, या नदियों का पानी आया कहीं, और जब यहां पहुंचा तो इसका ताप इतना कम हो गया, 0 से नीचे है, तो यह वर्षा की जल की बूंदों में बदलने से पहले तुरंत बर्फ में बदल जाएगा, आइस में बदल जाएगा। ठीक, और जब आइस में बदल जाएगा तो जमीन पर नीचे गिरेगा तो बूंदों के रूप में नहीं गिरेगा, आइस के रूप में गिरेगा। ठीक, बर्फ के रूप में गिरेगा, हिम के रूप में गिरेगा। इसी को हिम वर्षा कहते हैं। इसी को हम हिमालय के उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों में जो कहते हैं कि बर्फबारी हो रही है, इसी को हम क्या कहते हैं? हिम वर्षा कहते हैं, बर्फबारी कहते हैं। तो संघनन, समझ गए बात लोग? यानी संघनन जब हिमालय कुछ क्षेत्रों में हो जाता है तो वही बर्फबारी का रूप ले लेता है। क्लियर हो गया भाई लोग? तो आ जाओ। तो संघनन, जल वाष्प के ठंडा होकर पुनः जल की बूंदों में तब्दील हो जाना संघनन कहलाता है। यही एनसीईआरटी लिखी गई है कि जल वाष्प के ठंडा होकर के जल की बूंदों में तब्दील हो जाना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। क्लियर हो गई बात? बताओ भाई लोग। ठीक, क्लियर हो गया? बस आप लोग बातचीत करते रहो, लड़ते झगड़ते रहो। एग्जाम रस दीवाना नहीं दिया था। ए दीवाना सुन, अपनी दीवानगी फैलाते रहो, लेकिन ध्यान आपका बोर्ड पर रहे। सिर्फ देखोगे बोर्ड को तो मैं आपको याद करा दूंगा, ठीक ना? तो चलो, ठीक, क्लियर हो गया? तो यहां तक आ गई, यानी निस्तारण समझ गए, संघनन समझ गए। अब आगे की बातें। ठीक,
चैप्टर 5 जो हमने कहा था उसमें इतनी ही बातें हैं। चैप्टर 5 पर आओ। देखो, हमने आज एनसीईआरटी का शुरू किया था चैप्टर 5। चूंकि एनसीईआरटी के छठी के बच्चों की बातें हैं, तो चैप्टर 5 में बस इतनी ही बातें हैं जो आपको जाननी है। और आपको जानना है थ्रेसिंग, आपको जानना है अवसादन, ठीक, आपको जानना है निस्तारण, आपको जानना है संघनन। इतनी बातें आपको जाननी है, ठीक। तो मुझे उम्मीद है इतनी बातें याद हो गई होंगी। अब इस चैप्टर 5 से जब आगे निकलते हैं चैप्टर 6, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। चैप्टर 6 में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको पढ़ाया जाए, उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट दिए हैं बच्चों के लिए। तो बच्चों के एक्सपेरिमेंट की गिलास में पानी ले आओ, सूप से फटको, पदार्थ को अलग करो, ये सब बातें हैं। हम सीधे आएंगे चैप्टर 7 पर, जो आपके पढ़ने वाला है। तो चैप्टर 7 है पौधों को जानिए, नो योर प्लांट। पौधों को जानिए। इसमें थोड़ा विस्तार की बातें हैं, थोड़ा सा मैं इसको विस्तार से बताऊंगा, ठीक। पौधों को जानिए। तो आपने शुरू किया चैप्टर नंबर 7, एनसीईआरटी क्लास 6, पौधों को जानिए। तो चलिए जनाते हैं आपको पौधों को। रोज दिन में आप लोग बहुत पौधे देखते हैं, पौधे लगाते भी हैं, पौधे उखाड़ते भी हैं, ठीक। तो आइए पौधों को समझाते हैं। सिंपल से, साधारण से कठिन की यात्रा करते हैं। तो सीधी भाषा में अगर कहा जाए, पहला चैप्टर समझ में आ गया आप लोगों को? कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक। अच्छा, एक बात जरा हमको सारे लोग बताओ। हाँ, एंजल यादव लिख रही है, कूरी बाबा हम लोग अभी क्लास 6 में है। ना रे, क्लास 6 में नहीं हो, तुम बड़ी हो गई हो, ठीक। लेकिन क्लास 6 की बातें पढ़नी है। पढ़नी इसलिए है कि जब हम क्लास 6 में होते हैं तो उतना ध्यान से पढ़ते नहीं हैं। और यूपीएससी का जो एग्जाम ही है 6ठी से 12वीं तक का है, ठीक। तो यूपीएससी क्या करता है, इनसे क्वेश्चन बनाता है घुमा घुमा, ताकि ये भी टेस्ट कर ले कि उस दौर में बच्चा सीरियस था कि नहीं, या 6ठी से 12वीं तक की बातें, बैकग्राउंड फाउंडेशन मजबूत है कि नहीं। तो कोई भी बच्चा 6ठी में पढ़ता कहाँ है, खेलता है वो। इसीलिए इस समय आकर के हम 6ठी की बातें पढ़ते हैं। समझ गए अंजल? अब देखो, यही बातें 6ठी में 1 साल में पढ़ाया जाता है बच्चों को, हम आपको 2-3 दिन में पढ़ा देंगे। सोमवार को 6ठी एनसीईआरटी खत्म कर देंगे। समझ में आ गई बात? तो पौधों का छोटा सा परिचय लेते हैं। पौधे के परिचय में हम जो परिचय बता देंगे, पौधे 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। अच्छा, इसमें तो ठीक थोड़ा सा गलती हो गई है। पौधे के 3 प्रकार होते हैं, ठीक। एक को कहते हैं हर्ष यानी शाख, दूसरे को कहते हैं, यहां लिखना है झाड़ी, यहां थोड़ा गलत टाइप हो गया है, यहां है झाड़ी, और यहां है वृक्ष, यहां है वृक्ष। यानी पौधे क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, समझना। एक को कहते हैं हर्ष, शाख, दूसरे प्रकार के पौधे को कहते हैं झाड़ी, और तीसरे प्रकार के पौधे को कहते हैं वृक्ष। यानी पौधों को मोटे तौर में 3 भागों में बांटा जाता है। अब यहीं से एक सवाल बनेगा, यूपीएससी में भी बताता हूं क्या। हर्ष, शाख, झाड़ी और वृक्ष। हमने कहा सरल से कठिन की यात्रा, तो पहले आसान देखें। तो देखो, ये जो शाख होता है, जितने भी हरे कोमल तने वाले जो पौधे होते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं, शाख कह देते हैं। आप लोग साग खाते हो ना, सरसों का साग। जब सरसों छोटा रहता है, काट के खेत से ले आते हैं, उसे उबाल कर सब्जी बना के खाते हैं, बथुए का साग खाते हैं, पालक का साग खाते हैं। तो उसमें क्या होता है, सरसों में देखो तना समेत उसको खाते हैं, तना समेत उसको छोटे छोटे काट के खाते हैं। इसका मतलब जो उसका तना है वो कोमल तना है, हरा है, इसलिए उस हिस्से को खाते हैं। अब एक बात, एक पौधा, दूसरी चीज है वृक्ष। अभी झाड़ी छोड़ रहे हैं। वृक्ष की विशेषता है कि जो बड़े होते हैं, जिनके तने कठोर होते हैं, उन्हें क्या कह देते हैं, हम वृक्ष कह देते हैं। अब देखना एक अंतर, एक पौधा है बांस का पौधा। बायोलॉजिकल रूप से वह किसमें शामिल है, शाख में। बायोलॉजिकल रूप से देखा जाए तो जो बांस है वह हर्ष फैमिली का सदस्य है, शाख फैमिली का सदस्य है। लेकिन तने की कठोरता और ऊंचाई के आधार पर, लंबाई के आधार पर उसे वृक्ष माना जाता है, ठीक। अब कहोगे इस शाख को हम अपडेट क्या कर रहे हैं। अब तक जो बांस था, यह कहां था, यह वृक्ष में था।
लेकिन अभी सरकार ने बांस को वृक्ष से हटा करके बांस को यहां से हटा दिया और रख दिया कहां? शाक में रख दिया। यानी बांस को वृक्ष से हटा करके कहां रख दिया? शाक में रख दिया। अर्थात बांस जी कहां चले आए? बांस चलाया शाक में। अब कहोगे हर्ष में चलाया। अब कहोगे ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि देखना, पहले वृक्ष में इसलिए रखा गया था कि बांस बहुत जरूरी है। हमारे जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से सबसे मजबूती से जो पौधा लड़ता है वो बांस लड़ता है। एक तरफ ढेर सारा ऑक्सीजन देता है, दूसरी तरफ क्या होता है, मिट्टी में जड़ें गहरे हैं तो कम पानी में उग जाता है। तीसरी तरफ जो इसकी पत्तियां टूट टूट करके मिट्टी में गिरती हैं उससे बायोलॉजिकल कंपोस्ट जैविक खाद ज्यादा बनती है। और चौथी बात, देश के ढेर सारे हिस्सों में नॉर्थ ईस्ट में जो पर्यावरण के खिलाफ लड़ाई है उसको बांस बखूबी से लड़ता है। पर्यावरण संतुलन के जितने तत्व हो उसको पूरा करता है। तो देश में कहा गया कि बांस को रख देते हैं हम वृक्ष की श्रेणी में ताकि इसकी कटाई ना हो। लेकिन अर्थव्यवस्था पर इसका उल्टा असर पड़ गया। हमारी अर्थव्यवस्था में बांस का बड़ा रोल है। बांस से फर्नीचर बनते हैं, ठीक, बांस की लुगदी से कागज बनते हैं। ये फर्नीचर और कागज की जरूरत के कारण भारत ढेर सारा बांस चीन से खरीदता था, जबकि भारत में अपना बांस बहुत है। पहली बात। दूसरी बात, गांव के किसानों के लिए चूंकि बांस काट नहीं सकते थे, बाजार में खुले बेच नहीं सकते थे, तो बांस की खेती अनुपयोगी हो गई थी। तो जहां नॉर्थ ईस्ट में बांस लगा ही रहता था, वहां देश के मिडल हिस्से में जिसका बांस का जंगल भी है वो भी उजाड़ रहा है, क्योंकि पैसा तो मिलता नहीं, ये सोचता है इस पर गेहूं की खेती कर लेंगे। यानी बांस को रक्षा करने के लिए हमने वृक्ष श्रेणी में डाला था, लेकिन इससे बांस नष्ट होने लगी। तीसरी चीज, जो नॉर्थ ईस्ट की अर्थव्यवस्था, उत्तर पूर्व की अर्थव्यवस्था, वो बांस पर आधारित है। वे बांस के घरों में रहते भी हैं। छोटे छोटे बांस के जब कोपले होते हैं तो उनकी सब्जियां बना के खाते हैं, बांस की सब्जियां बनती हैं। इसी बांस से घर भी बनाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में वो पत्थर के, खपरेल की ईंट के घर नहीं बनते हैं, इसी बांस से घर भी बनाते हैं। इसी बांस में जूस बनाते हैं, इसी बांस से कई प्रकार का भोजन बनाते हैं, इसी बांस में अपनी लोकल पीने वाली मदिरा बनाते हैं। तो इसलिए उनकी अर्थव्यवस्था का इतना महत्वपूर्ण चीज था, तो सरकार ने कहा क्यों नहीं हम बांस की खेती को प्रोत्साहन दें। और बांस की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए बांस को वृक्ष श्रेणी से हटा करके कहां रख दिया गया? शाक श्रेणी में रख दिया गया है। और पूरे के पूरे देश में बांस की खेती के प्रोत्साहन के लिए शुरू किया गया राष्ट्रीय बांस मिशन। राष्ट्रीय बांस मिशन, यह अपडेट है, एनसीईआरटी इस बात को नहीं लिखती है। नेशनल बंबू मिशन, यानी बांस की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया गया? राष्ट्रीय बांस मिशन शुरू किया गया, नेशनल बंबू मिशन शुरू किया गया। यह कहानी एक बांस की है। तो बहुत जल्दी यह सवाल यूपीएससी पूछेगी, स्टेट पीसीएस पूछेगा, अन्य एग्जाम पूछेगा कि बांस किस श्रेणी में है। तो याद रखना, जो सरसों का साग खाते हो ना, वैसे ये भी एक साग है, ठीक। छोटा रहे तो खाना, बड़ा रहे तो मत बना खाना, दांत टूट जाएगा, बनेगा नहीं। समझ गए? ये डोनाल्ड ट्रंप खाने मत लगना, समझ गया, ठीक। ये यूपीएससी मोटिवेशनल क्लब पूछ रहे सर ऑफलाइन बैचेज कब शुरू होंगे? वो शुरू होंगे ये मार्च के बाद, ठीक, होली के बाद। छोटा भीम, अच्छा, कौशलेंद्र भाई कह रहे हैं कि मैं आपका बिग फैन हूं, तो धन्यवाद भाई, छोटे भाई हैं आप लोग सारे लोग, ठीक। चल आज मिल जाएगा सब, तो सारे लोग आप लोग मेरे छोटे भाई हैं, ठीक। हाँ, मेरे घर बांस की 5 कोठियां हैं। रजनीश यादव लिख रहा है, तो आप बांस को काट करके बेच सकते हैं, उसका फर्नीचर बना सकते हैं, उसका व्यापार कर सकते हैं। और क्लाइमेट चेंज में, जलवायु परिवर्तन में बांस की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसे हमने और सरकार ने, याद रखना, बांस की खेती के लिए एक मिशन शुरू किया है, एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की है जिसका नाम है राष्ट्रीय बांस मिशन। तो आ जाइए, छठी के एनसीईआरटी में पुनः घुस जाइए। हम थोड़ा बाहर लेकर के आपको आ गए थे, तो जब घुसते हैं तो कहानी किसकी रही? शाक की। तो बांस की कहानी रही। दूसरा पौधा है झाड़ी। दूसरे को क्या कहते हैं? यानी पौधे में पहला है शाक, दूसरा है, यहां थोड़ा सा गलत लिखा गया है, दूसरा है, ठीक, झाड़ी। झाड़ी की विशेषता क्या होती है समझाता हूं। झाड़ी की विशेषता क्या होती है, अब क्यों होती है बताऊंगा। यह मिट्टी है, जमीन है, यहां से एक पौधा होगा, ठीक, एक पौधा होगा। तो नॉर्मल तौर पर क्या होना चाहिए, किस, ठीक,
झाड़ी में ये पौधे की पत्ती है, झाड़ी में क्या होता है, यहीं से एक पौधा और उग आएगा, यहीं से एक पौधा और उग आएगा, ये एक ही में रहेंगे लेकिन तने से बराबर रहेंगे। ठीक, इसे कहते हैं हम झाड़ी। ये झाड़ी इसलिए कहते हैं, ठीक, और इनकी पत्तियां आमतौर पर छोटी होती हैं, विशेष करके यह रेगिस्तान में उगते हैं। रेगिस्तान में। अब कहोगे कि रेगिस्तान में क्यों उगते हैं, तो दरअसल होता क्या है कि रेगिस्तान में पानी कम होता है, उर्वरा क्षमता कम होती है, तो इन पौधों को भोजन मिलेगा तब न बड़े होंगे। जब पानी ही नहीं है, मिट्टी ही उतनी उर्वरा रही है, तो पौधों को भोजन मिल नहीं पाता है, तो पौधे उतने बड़े नहीं हो पाते हैं। और जो भोजन बनता है वह भोजन ज्यादा से ज्यादा चला जाता है जड़ों में, क्योंकि रेगिस्तानी पौधों की जड़ें बहुत गहरी होती है, पानी की तलाश में वो जमीन के नीचे की ओर चली जाती है। तो झाड़ी जितना ऊपर दिखता है उसकी जड़ें उससे कई गुना गहरी होती हैं, विशेष करके रेगिस्तान में उगता है। तो दूसरा क्या हो गया, झाड़ी। ठीक, तो पौधों में जो शाखाएं होती हैं वह तने के आधार से निकलती हैं और तना कठोर होता है, इसे कहते हैं झाड़ी। समझ में आगे बात। और तीसरा है वृक्ष। देखते ही होंगे आम का, नीम का, पीपल का, महुआ का, सागौन का, जामुन का, जितने आप लोग वृक्ष देखते हो, जितने पौधे बड़े बड़े देखते हो, ठीक, कठोर तने वाले, उन्हें हम कहते हैं वृक्ष। तो तीन भाग हो गए, आपने शाख समझा, झाड़ी समझा, वृक्ष समझा। ये सरल विभाजन था। थोड़े से आगे की ओर बढ़ते हैं, कुछ तकनीकी आपको समझाते हैं। क्या कुछ पूछ रहा है? ठीक, चल भाई लोग आगे आ जाओ। पौधों के भाग। ठीक, पौधों के भाग। तो पौधों का पहला भाग है स्टेम या तना। क्या है, तना या स्टेम। अब हम पौधे के भागों का थोड़ा सा पढ़ेंगे कि ये पौधे करते क्या है। पौधे के भाग होते हैं, तना होता है, जड़ होती है, ठीक, पत्तियां होती है, फूल होता है। फल पौधे का भाग नहीं होता है, अभी बताएंगे क्यों। ठीक, फल और बीज, जब हम मान लो एक सवाल आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का भाग नहीं है, याद रखना फल और बीज उसका उत्पाद होता है, ठीक, उसका पार्ट नहीं होता है। फिलहाल पौधे के भाग। तो हमने छठी के एनसीईआरटी में हमने पहली बात क्या पढ़ा कि पौधों को जानिए। तो मोटे तौर पर जो आपके सामने पौधा वो तीन प्रकार का दिख गया। जमीन में देखोगे तो साग दिख रहा है, थोड़ा सा ऊंची में झाड़ियां दिख रही है, बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं। ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब एक पौधे को लेते हैं, उसमें प्रवेश करते हैं, उसको पढ़ते हैं। सब समूह के पौधे को तो बांट लिया हमने भाग में। तो जब समूह के पौधे को प्रवेश करते हैं तो जो ये पौधा है ऐसे ही तो होता है, ये जड़ है, ये तना है, ये मैं पत्तियां हैं, यहां पर फूल बना दूं, चल ये फूल हो गया। ठीक, ये कोई फूल है और यहां प्यारा सा फल लग गया, इसको खा लो आप लोग। समझ गए। तो इसमें जो पहला है स्टेम, यही है स्टेम, ये तना है। तो देखो जैसे यहां दिख रहा है ये तना। तो स्टेम की बात करते हैं। तो पौधों का जो अंग है तना, उसका पहला काम है पौधे को सहारा देता है। खड़ा होता है तो इसी पर तो फल लगते हैं, फूल लगते हैं, पत्तियां लेते हैं। ठीक, तो पौधों को क्या देता है, सहारा देता है। दूसरी बात चित्र बना के मैं समझाता हूं। देखो ये है पौधा, ठीक, ये हो गई इसकी जड़, रूट। समझ में आ गई बात। ये हो गया इसका स्टेम और ये हो गई इसकी पत्तियां। देखो जड़ क्या करती है, जड़ का दो काम है, यही समझा दे रहे हैं, अभी जड़ में भी समझाएंगे। यह वाटर, पानी और मिनरल, खनिज, इन दोनों का अवशोषण करती हैं, सोखती हैं। अब खनिज कहां होगा, पानी में ही घुला होगा। तो जब पानी का जमीन से अवशोषण करती हैं तो साथ साथ खनिज भी लेकर के आ जाती हैं। अब जब ये खनिज लेकर के जाएंगी, सपोज दैट
जब ये खनिज लेकर के, मान लो जड़ों ने खनिज का अवशोषण कर दिया, तो खनिज लेकर के कैसे जाएंगी? तो क्या करते हैं, इस तने में पाइप होती है छोटी छोटी, ऐसे, यह एक पाइप है, यह जा रही है पत्तियों तक, ठीक, जैसे शरीर में ब्लड पाइप, इसे हम कहते हैं जाइलम, इसे हम कहते हैं जाइलम। अर्थात जाइलम वह पाइप है जो जड़ों से कहां जाती है, पत्तियों तक। तो ये करती क्या है, यह क्या करती है कि जड़ों ने जो वाटर और मिनरल का अवशोषण किया है वह जाइलम को दे देती है। यानी यह जाइलम काम क्या कर रहा है, यह जाइलम वाटर प्लस मिनरल को, वाटर और मिनरल को लेकर के कहां जा रहा है, पत्तियों तक जा रहा है। समझ में आ गई बात? यह वाटर और मिनरल को लेकर के कहां जा रहा है, पत्तियों तक जा रहा है। क्लियर हो गया? दूसरी चीज, पत्तियों में क्या होता है, थोड़ा चौड़ा बना दें, पहले ऐसे बना देते हैं, थोड़ा सा चौड़ा बने, ये जाइलम हो गया, ठीक, ये गया जाइलम, ठीक। तो जाइलम इस वाटर और मिनरल को लेकर के कहां चला गया, पत्तियों में। साथ साथ पत्तियां अब क्या करेंगी, भोजन बनाएंगी, फूड बनाएंगी, फोटोसिंथेसिस करेंगी। अब जो बना बनाया भोजन है वह पत्तियों से कहां आना चाहिए, जड़ों में आना चाहिए। तो एक पाइप यहां आती है, ऐसे जड़ों की ओर आती है। समझ में आ गया? इसे हम कहते हैं फ्लोएम। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस तने के भीतर, ठीक, ये कलर ठीक नहीं रहा, इस तने के भीतर क्या है, ठीक, इस तने के भीतर एक पाइपलाइन है जिससे, अब देखो, जाइलम वाटर मिनरल लेके गया, पत्तियों में जो फूड बना, अब वह फूड इस पाइप से वापस आ रहा है, या पौधों के विभिन्न भागों में जाएगा और जड़ों में जाएगा। यानी बात क्या निकली कि इस तने के माध्यम से जड़ से लेकर के पत्ती तक किसकी यात्रा हो रही है, वाटर और मिनरल की। पत्ती से लेकर जड़ों तक किसकी यात्रा हो रही है, फूड की, बने बनाए भोजन की। अर्थात इस तने में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, परिवहन हो रहा है, ठीक। और परिवहन किसके माध्यम से हो रहा है, दो पाइप के माध्यम से हो रहा है। एक पाइप को कहते हैं जाइलम और दूसरे पाइप को हम कहते हैं फ्लोएम। दूसरे पाइप को हम क्या कहते हैं, फ्लोएम। तो तने का पहला तो काम हो गया कि यह कठोर होता है, पौधों को सहारा देता है। तो दूसरा काम होता है कि जो पौधों में पदार्थों का परिवहन होता है वह तने के माध्यम से ही संपन्न होता है। तने में दो पाइप होती है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम वाटर और मिनरल ले जाता है, फ्लोएम पौधों से बने बनाए भोजन को ले आता है, ठीक। इसी बात को हम यहां पर लिख रहे हैं कि तने का दूसरा काम है, और जो तने का दूसरा काम है वो काम ये है कि यह जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है, तथा पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन को जड़ों तक पहुंचाता है, तथा पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन को कहां तक पहुंचाता है, जड़ों तक पहुंचाता है। तो दो बातें क्लियर हो गया, ठीक। स्टडी विथ अमित सर पीडीएफ नहीं मिल रहा है, अभी मिलेगा पीडीएफ 2 बजे। मैं क्लास छोड़ूंगा, मैं खुद बैठ करके करवाऊंगा, मैं कहना भूल जा रहा हूं, ठीक ना। चलो भाई लोग, क्लियर हो गया? तो तने का काम समझ गए। तो ये रही तने की कहानी। तो तना अपनी कहानी क्या कहता है, तना कहता है कि मैं पौधे का सबसे कठोर वाला हिस्सा हूं भाई लोग। और तना दूसरी बात क्या कहता है, तना कहता है कि ये पौधा भ्रम में मत रह, ठीक, नहीं तो मैं अगर गुस्सा हो गया तो न पत्तियों को पानी और मिनरल दूंगा, न पत्तियों से बना भोजन जड़ों को दूंगा। तो इसलिए मनाते रहते हैं पौधा लोग इसको, ठीक। समझ में आ गई बात ने? जैसे शादी ब्याह में नहीं फूफा लोग रूठ जाते हैं, ठीक, कि अब मैं ये काम नहीं करूंगा, वैसे ये भी है।
इसका महत्व है। तो ये रही तने की कहानी, पौधे का जो एक भाग है तना। आगे की कक्षाओं में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक टिश्यू बताएंगे, बहुत प्रकार के टिश्यू होते हैं, ये होते हैं वो होते हैं, ये कई प्रकार का होता है। फिलहाल ये एक हल्का सा इंट्रोडक्शन। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो पौधे का जैसे एक भाग था तना, वैसे दूसरा भाग है पत्ती। पौधे का दूसरा भाग क्या है? पत्ती। ठीक, समझ में आ गई बात? पौधे का एक भाग होता है तना और दूसरा भाग होता है पत्ती। अब एक बात समझना, ये पत्ती आपको दिख रही है, ठीक, ये चौड़ी सी पत्ती दिख रही है, पहचानो किस चीज की है, किस चीज की पत्ती है, पहचानो तो। ठीक, यह जो चौड़ी सी पत्ती दिख रही है, इसके इस चौड़े हिस्से को, इस पूरे हिस्से को हम कहते हैं लैमिना। ठीक, जो पत्तियों का हरा भाग होता है, चौड़ा भाग होता है, वो क्या कहलाता है? लैमिना। यानी पत्तियों के हरे भाग और चौड़े भाग को हम क्या कहते हैं? लैमिना कहते हैं। समझ में आ गई बात? पत्तियों के हरे भाग को, चौड़े भाग को हम क्या कहते हैं? लैमिना कहते हैं। दूसरी चीज अब देखना, यानी अगर ये पत्ती आपके सामने रख दिया जाए, मान लो पान का पत्ता है, पीपल का पत्ता है, गुलाब का पत्ता है, किसी का है, ठीक, अगर पत्ती में कह दिया जाए कि लैमिना कौन है, तो पूरा का पूरा जो हरा चौड़ा भाग होता है वही है लैमिना। ठीक, दूसरी चीज, जैसे मान लो ये तना है, ये आप लोगों ने तना देखा और देखते हैं कि पत्तियां तने से एक ऐसे, ये पत्ती हो गई, ये हरी वाली, ये लैमिना हो गई, ये लैमिना हो गई। हमेशा एक डंठल से जुड़ी रहती है, तने से पत्तियां एक डंठल से जुड़ी रहती हैं, जैसे ये देखो डंठल से जुड़ी है। ठीक, इसे हम कहते हैं पेटियोल या पर्ड वृंत। तो पत्तियां तने से कैसे जुड़ी रहती हैं? तो पत्तियां तने से इस पर्ड वृंत से, पेटियोल से, इस पेटियोल से जुड़ी रहती हैं। ठीक, तो यानी जब हम पत्ती पढ़ते हैं, आउटर स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो हमें पत्ती में दो भाग दिखते हैं। जब सामने, अभी अंदर नहीं जा रहे हैं, अंदर तो बहुत कुछ मिलेगा, सामने से दिखते हैं, तो एक तो इसका हरा चौड़ा वाला भाग दिखता है जिसे हम कह देते हैं लैमिना। दूसरे एक डंठल के थ्रू या तने से, मान लो ये तना हो गया, लगी रहती है, जिसे हम कह देते हैं पेटियोल या पर्णवृंत। अब पत्तियों में एक चीज आता है जो बार बार सवाल बनता है, उसको मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, पत्तियों में क्या होता है, अगर आप पत्तियों को देखेंगे तो होता क्या है, जैसे मान लो यह एक पत्ती है, ठीक, तो दो प्रकार की पत्तियां दिखती हैं। इसे कहते हैं ऐसे ऐसे, इसे पत्तियों को कहते हैं सिरा विन्यास। ठीक, तो जब पत्तियों में, यानी देख रहे हैं एक पाइप ऐसे आ रही है, यही पत्तियों को भोजन सप्लाई कर रही है, इसे हम कहते हैं मध्य सिरा, इसे हम कहते हैं मध्य सिरा। ठीक, और मध्य सिरा से छोटी छोटी पाइपें हैं, आप देखोगे जाल जैसी संरचना होती हैं। ठीक, तो मध्य सिरा से पत्तियों में जाल जैसी संरचनाएं निकली रहती हैं। तो जब ऐसी संरचनाएं निकलती हैं तो इसे हम कहते हैं जालिका रूपी विन्यास, जालिका रूपी विन्यास। ठीक, एमपीपीएससी में एक बार ये सवाल पूछा गया, जालिका रूपी विन्यास, छठी के एनसीईआरटी से। तो पत्तियों के दो प्रकार के होते हैं, एक ऐसी पत्तियां होती हैं जिसमें जालिका रूपी विन्यास होता है, दूसरी अगर आप घास की पत्तियां देखो, घास की पत्तियां हमेशा क्या होती हैं, वो लंबी लंबी होती हैं, ऐसे होती हैं, दोनों मिल गई एक ही में। घास की पत्तियां हमेशा क्या होती हैं, ऐसे लंबी लंबी रहती हैं, ऐसे लंबी लंबी। तो घास की पत्तियों में ऐसे नहीं होता, घास की पत्तियों में ऐसे समानांतर ही होता है, पैरेलल होता है। यानी घास की पत्तियों में होता है समानांतर सिरा विन्यास, समानांतर सिरा विन्यास। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो पत्तियां हैं उसमें दो रूप का विन्यास होता है, एक जालिका रूपी विन्यास, दूसरा समानांतर सिरा विन्यास। समझ गए भाई लोग? ठीक, तो उसी कहानी को हम कुछ यूं समझा रहे हैं कि यह पत्तियां, अर्थात समझ लो लैमिना आ गया, क्या है कि जो हरा भाग है, चौड़ा भाग है, वह लैमिना कहलाया। ठीक, पेटियोल ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा क्या कहलाया, पेटियोल कहलाया। ठीक, तो पत्तियों को मिला क्या, जालिका रूपी विन्यास, रेटिकुलेट वेनिटेशन। ठीक, जालिका रूपी विन्यास, इसमें मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसी संरचना होती है, हमने आपको चित्र बना के दिखाया। दूसरा समानांतर सिरा विन्यास, पैरेलल, तो इसमें क्या है, पत्तियों में सिराएं मध्य सिरा के समानांतर चलती है, जैसे क्या है
घास। जैसे क्या है? घास। यह रही पत्तियों की आउटर संरचना। ठीक, यह रही पत्तियों की आउटर संरचना। अब बात को समझते हैं। यह पत्तियां, अब थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं। ठीक, यह पत्तियां दो काम करती हैं। एक को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन और दूसरे को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, और कुछ तीसरा काम भी करती है, कुछ कीट पतंगे खाती हैं। ठीक, अब आ जाओ, यहां देखो, यह पौधा है, बस एक एक लाइन का है, यह पौधा है। ठीक, ये पत्तियां हैं। ठीक, समझ गए? देखो, पौधे क्या अवशोषित कर रहे हैं? तने क्या अवशोषित कर रहे हैं? वाटर, जल प्लस मिनरल है। मिनरल, जहां जल लिखे वहां मिनरल रहेगा। ठीक, मिनरल है। यह जल कहां पहुंच रहा है? पत्तियों में। ठीक, और इसी जल के सहारे क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। यानी इस पानी का उपयोग करके पौधे प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन समझना, ठीक, जितना ज्यादा पानी ये जड़ें अवशोषित करती हैं, उतना ज्यादा पानी का उपयोग फोटोसिंथेसिस में नहीं होता है। अर्थात पत्तियों में पानी बच जाता है। पानी क्या होता है? बच जाता है। पत्तियों में पानी क्या हो गया? बच गया। और जब पत्तियों में पानी बच जाता है तो जाएगा कहां? तो यह पत्तियों से बाहर निकलता है। यह पत्तियों से बाहर निकलता है। पानी वाष्प बन के पत्तियों में छोटे छोटे पोर होते हैं, जिसे स्टोमेटा कहते हैं, उन्हीं से पानी बाहर निकलता है। तो जो पानी बाहर निकलता है, इस पानी के उड़ जाता है, वाष्प बन के उड़ जाता है, उसी को हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन। अर्थात धरातल के, अगर एक बार यूपीएससी में सवाल पूछा है, धरातल के भीतर का ग्राउंड वाटर वायुमंडल में कैसे पहुंचता है, तो ग्राउंड वाटर कैसे पहुंचेगा? पौधे अपनी जड़ों से लेंगे, पत्तियों में ले आएंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, शेष पानी उड़ जाता है जलवाष्प के रूप में। तो ग्राउंड वाटर कैसे वायुमंडल में पहुंच गया? किस प्रक्रिया से पहुंचता है? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। इसीलिए आप देखते होंगे कि जो मानसूनी वन है, जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, जहां जहां अधिक वर्षा हो रही है, वहां वहां पौधों की पत्तियां चौड़ी होती हैं। यह अधिक वर्षा वाला मान लो क्षेत्र है। यह क्या है? अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। अधिक वर्षा, यह अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो जो अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, पत्तियां क्या है? चौड़ी है। तो देखो, अब कहोगे तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पत्तियां क्यों चौड़ी होती हैं? पीपल का पेड़ रेगिस्तान में नहीं मिलेगा, वहां बबूल का पेड़ मिलेगा। लेकिन गंगा घाटी में आपको पीपल का पेड़ मिलेगा, केले का पेड़ मिलेगा। क्यों मिलेगा? उसका रीजन क्या है कि बहुत वर्षा वाला क्षेत्र है, मिट्टी में बहुत पानी है, तो यह पौधा ढेर सारा पानी अवशोषित करेगा। लेकिन जितना अवशोषित करेगा, ढेर सारा मिल रहा है, ढेर सारा अवशोषित करेगा, मुफ्त का मिल रहा है, पैसा थोड़ा देना है इसको। तो जब ढेर सारा अवशोषित करेगा, जैसे गांव में, शहरों में जिन लोगों को मुफ्त का पानी मिलता है तो सड़क धुलते रहते हैं, वही पानी का बिल देते, खरीदते, तो पता चलता पानी कितना कीमती है। इस दुनिया में पानी से ज्यादा कोई कीमती नहीं है। लेकिन मनुष्य का भ्रम है, अगर बाइक की टंकी में छोटा सा छेद हो जाए तो उसे लोग पूरी रात इंतजार करेंगे बोतल लगा करके कि एक बूंद पेट्रोल गिरने ना पाए। क्यों? क्योंकि पेट्रोल 100 रुपया लीटर हो गया, खरीद के लाते हैं। लेकिन नल की टोटी ढीली है और 10 रुपये में ही उसको खरीद के लाना है, तो लोग नहीं खरीद के लाते हैं, पानी गिरते रहे, क्योंकि मुफ्त में है, प्रकृति ने फ्री में दिया है। जबकि पानी पेट्रोल से कई गुना कीमती है। जब पेट्रोल नहीं था तो भी मनुष्य था, क्योंकि पानी था। पेट्रोल नहीं होगा तो भी मनुष्य होगा। आपको कह दिया जाए कि हम आपको पीने का पानी नहीं देंगे, चलो आपको एक तेल का कुआं ही दे देते हैं, तो हो सकता है तुरंत आपको ठीक है तेल का कुआं दे दोगे। लेकिन जो प्यास लगेगी त्यों जानते हो आप क्या बोलोगे? भैया कुआं ले लो, हमको पानी दे दो पीने के लिए। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया है? हाँ, जल ही जीवन है। इसीलिए ये कौन है? धृति जी लिख रहे हैं, जल ही जीवन है। ठीक, इसीलिए अभी सरकार ने चलाया है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन क्या चलाया है? इसको पढ़ाएंगे जब एनसीईआरटी के बाद वो चीजें पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। जल जीवन मिशन, इस जल जीवन मिशन में क्या कहा जा रहा है? हर घर को
जो टोटी लगा है नल वाला, उससे हम पानी पहुंचाएंगे। आप लोग कहोगे कि नल वाले टोटी से पानी क्यों पहुंचाना चाहते हैं? आपके गांव में सोचते हो कि नल वाले टोटी से पानी, हर जगह जगह पाइपलाइन से पानी क्यों पहुंचाना चाहते हैं जल जीवन मिशन के तहत? उसी गांव में हैंडपंप गाड़ दें और पानी पहुंचा दें? नहीं, उसका रीजन है क्या कि जितने मैदानी क्षेत्र हैं, कीटनाशक और फर्टिलाइजर का हमने खेतों में इतना इस्तेमाल कर दिया गया है कि हमारा ग्राउंड वाटर जहरीला हो चुका है, और वह ग्राउंड वाटर हमारा धीरे धीरे कैंसरस बनता जा रहा है। इसीलिए सरकार कह रही है कि सीधे हैंडपंप गाड़ करके आपको पानी नहीं देंगे। पहले सरकार का लक्ष्य क्या होता था? पहले सरकारी हैंडपंप गड़ता था, वो चौड़ा वाला नहीं होता था, हम लोग बचपन में खूब चलाते थे, बहुत मेहनत से पानी निकलता है। तो पहले सरकार की योजना थी कि हर ग्राम सभा में कुआं खोद दो, तालाब खोद दो, हैंडपंप लगा दो। लेकिन अब योजना क्या है कि ना पानी उस वहीं से लेंगे, लेकिन टंकी में ले जाएंगे, फिल्टर करेंगे, कीटनाशक निकालेंगे, तब देंगे। क्योंकि जल ही क्या है? जीवन है, सबसे कीमती चीज है जल। हम लोग तो मनुष्य है, भ्रम में रहता है, उसको लगता है पेट्रोल सबसे कीमती है। किसी व्यक्ति को कह दो ना तेल का कुआं देंगे, पीने का पानी नहीं देंगे, तो फिर क्या होगा? समझ में आ गई बात ना? ठीक। एक व्यक्ति को भगवान ने वरदान दिया, एक पूजा किया, ईश्वर प्रकट हुआ, तो ईश्वर पूछा क्या चाहिए? तो उसने कहा बहुत सारा धन चाहिए। तो उसने कहा ठीक है, जाओ, जिस चीज को छुओगे सोना हो जाएगा। अब वो आदमी बहुत खुश हुआ, खुश होते होते आया, सबसे पहले बीवी के गले लग गया, बीवी सोना हो गई, बच्चों के गले लग गया, बच्चे सोना हो गए, दीवाल छुए, दीवाल सोना हो जाए। अब बहुत खुश, फिर भूख लगी, खाना रखा था, जब खाना छुआ तो खाना सोना हो जाए, पानी छुआ तो पानी सोना हो जाए। और 7-8 घंटे बाद जब मरने लगा, पुनः चिल्लाने लगा। तो ईश्वर पुनः आए तो बोला ये धन ले जाओ, जो जीवन जैसा था जीवन दे दो। तो उसे ईश्वर ने जीवन दे दिया। तो बड़ी चीज क्या होती है? जीवन। तो जल ही जीवन है। तो इसीलिए जो मानसूनी क्षेत्र है दोस्तों, चूंकि पानी ज्यादा है, तो ये पौधा भी कम बदमाश तो नहीं है, खूब पानी अवशोषित करता है। तो खूब पानी अवशोषित करेगा तो प्रकृति की व्यवस्था है, तो इसकी पत्तियां क्या हो जाएंगी? चौड़ी हो जाएंगी। तो मानसूनी क्षेत्र में बाष्पोत्सर्जन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। वहीं मान लो बेचारा, इसीलिए अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में बाष्पोत्सर्जन ज्यादा होता है क्योंकि पत्तियां चौड़ी है। वहीं मान लो बेचारा रेगिस्तान में उग गया, तो अब ये कैसा होगा? मान लो ये पौधा रेगिस्तान में उग गया तो वैसा ही होगा जैसे युगांडा इत्यादि देश गरीबी भूखमरी के शिकार लोग नहीं होते हैं दुबले पतले से, तो ऐसा बेचारा एकदम पतला सा दुबला सा ऐसे होगा, मरियल सा, समझ गए ना? छोटा छोटी पत्तियां होंगी, एकदम ऐसे होगा कि जैसे मुरझाया हुआ। ठीक, जैसे कुछ नौजवान लोग नहीं मुरझाए रहते हैं, ठीक, तो ऐसा मुरझाया पतला सा कुपोषण सा गरीब सा होगा। तो इसकी पत्तियां क्या होंगी? छोटी होंगी। छोटी इसलिए होंगी क्योंकि अगर मान लो ये पौधा है, पानी कम मिलेगा, तो जितना पानी मिलेगा उतना का फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। तो जब पानी रहेगा नहीं तो अतिरिक्त नहीं होगा। तो प्रकृति की व्यवस्था है, अगर इस पत्ती को चौड़ा कर देंगे पीपल की तरह, तो जितना ये बेचारा पौधा अवशोषित करेगा सब उड़ा देगा, सब पानी खर्च कर देगा, सबका बाष्पोत्सर्जन कर देगा। इसलिए प्रकृति ने कहा ना, कमाई कम है तो खर्चा भी कम होना चाहिए। पानी कम है तो पत्तियों को क्या कर दिया? छोटा कर दिया। और जैसे जैसे आप इसलिए बबूल के पेड़ मिलते हैं रेगिस्तानों में, रेगिस्तान क्षेत्र में जैसे जैसे आओगे यही पत्तियां कांटे में तब्दील हो जाती हैं। यही पत्तियां आपको पढ़ाएंगे आगे 7वीं की क्लास में ही है अनुकूलन। इसी 6वीं की क्लास में अगला चैप्टर मिलेगा अनुकूलन, जिसमें बताएंगे कि भालू के इतने बाल क्यों होते हैं, ऊंट की टांग लंबी क्यों हो जाती है। टांग इसलिए लंबी हो जाती है, मरुस्थल में रहता है, दिन के समय धरती बहुत गर्म हो जाती है, तो छोटे पैर वाला जानवर रहेगा तो ज्यादा गर्मी लगेगी। प्रकृति ने टांग लंबी कर दी, चल तू ऊपर ही रह, नीचे से गर्मी नहीं पहुंच पाएगी। वहां भालू है, ऊपर हिम पर भालू है, बहुत ठंडी है तो बेचारे के पास स्वेटर तो है नहीं। वो तो लोग नए नए फैशन में छोटा छोटा कुत्ता पालते हैं तो नहीं स्वेटर पहना दे। भालू को कौन स्वेटर पहनाने जाएगा? खा ही जाएगा। तो प्रकृति ने उसको स्वेटर पहना दिया, उसकी शरीर पर लंबे बाल दे दिए, खाल दे दिए, चीजें अनुकूलन कहलाती हैं। यहाँ हल्का सा इंट्रोडक्शन, अभी 6वीं की क्लास में एक चैप्टर है अनुकूलन, तो वहां विस्तार से बताएंगे। ठीक, यानी हम देख, अर्थात हम कहना यह चाहते हैं कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जहां से 3 फैक्ट निकल करके आते हैं कि धरती का जो ग्राउंड वाटर है वातावरण में किसके सहारे जाता है? वाष्पोत्सर्जन के सहारे जाता है। दूसरा, मानसूनी क्षेत्र में पत्तियां चौड़ी होती हैं, क्यों होती हैं? पानी ज्यादा होता कि वाष्पोत्सर्जन ज्यादा हो। साथ साथ रेगिस्तानी क्षेत्र में पत्तियां छोटी हैं, कांटे में तब्दील हो जाती हैं ताकि पानी का अधिक नुकसान न कर पाए। ये रहा पौधे का। ठीक, ठिठोर क्या होता है?
अब आ जाओ अगली बात। तो ये रही कहानी वाष्पोत्सर्जन की। तो जल की बूंदें पत्ती से जलवाष्प के रूप में निकलती हैं, इसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब है प्रकाश संश्लेषण। यहां हल्का सा इंट्रोडक्शन, 9वें विस्तार तो आ जाओ। प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है, ये मान लो पत्ती है, बड़ा सा पत्ती बनाते हैं, ये इसका तना है, ठीक, तना है, वही वाली ये जड़ है, वाटर ले रहा है प्लस मिनरल ले रहा है। समझ में आ गई बात। और जब ये वाटर मिनरल ले रहा है तो अब क्या चाहिए, अब चाहिए इसको कि यहां से, अब जड़ों ने तो अवशोषित कर लिया, तो अब एक पाइप जाएगी, पुरानी वाली बात याद करो, ये क्या कहलाएगी, जाइलम कहलाएगी। और ये किसको लेके जा रही है, वाटर और मिनरल को, ठीक। फिर एक पाइप इधर से आएगी, वो क्या कहलाएगी, फ्लोएम। अब इसकी कहानी अभी यहीं रखो। अब ये बचा पत्ती, इस पत्ती पर आ जाओ। इस पत्ती में जड़ से क्या पहुंचा, इससे क्या पहुंचा, इस जड़ से पहुंचा इस पत्ती में पानी, इस जड़ से पहुंचा पानी, छोटी छोटी बूंदें मान लो ऐसे पहुंच गई, पानी पहुंच गया, ठीक। तो पहुंचा क्या, पानी, ठीक। दूसरी चीज, इसी पत्ती में एक आर्गन होता है, हरा हरा कलर का होता है, जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल, ठीक, क्लोरोफिल होता है इस हरा हरा में। तो यहीं पर पहुंच गया क्या, पानी। इस हरे रंग में क्या पहुंच गया, पानी पहुंच गया, ठीक। दूसरी चीज, इन पत्तियों में छोटा छोटा पोर होता है, ये छोटा छोटा रंध्र होता है, जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा, यह स्टोमेटा हो गया। यह खुलते रहता है, बंद होते रहता है, खुलेगा बंद होगा। तो जब यह खुलेगा तो इससे प्रवेश कर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इसमें कौन प्रवेश कर गया, कार्बन डाइऑक्साइड। अर्थात इस क्लोरोफिल में पहुंच गया है, एक तरफ पहुंच गया है इस क्लोरोफिल में पानी, एक तरफ पहुंच गया इस क्लोरोफिल में पानी, दूसरा पहुंच गया कार्बन डाइऑक्साइड। ये पहुंचा है, ये बेचारा रखे रहेगा, ठीक। जैसे हम लोग बचपन में नहीं किताब कॉपी रखे रहते हैं, जब तक माँ बाप का डंडा ना पड़े तब तक एक्टिव नहीं होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि सूर्य उगेगा, सूर्य देवता आएंगे और इस क्लोरोफिल पर पड़ जाएगी सनलाइट। क्या पड़ गया, सूर्य देवता उगेंगे, सनलाइट पड़ गई, लाइट पड़ गई। अब जो लाइट पड़ जाएगी, यह जो सोया हुआ क्लोरोफिल था यह एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव। बाद में चित्र बना पढ़ाएंगे, अभी छठी वाली में इतनी ही बात है, एक्टिव हो जाएगा। और जब एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव हो गया कौन, क्लोरोफिल। कब एक्टिव होगा, जब सूर्य की रोशनी मिलेगी। रात है तो सोया रहेगा, अपने भीतर भले ही रख लिया हो, पानी भी रख लिया हो, कार्बन डाइऑक्साइड का मिलकर रख लो, सोया रहेगा, दिन में जगेगा। और जब जगेगा तो मिलेगा इसको सनलाइट। और जैसे हम लोग दिन में नहीं जगते हैं, धूप पड़ता है तुरंत नहा धो के तैयार हो जाते हैं, तेज हो जाते हैं, तो ऐसे ये भी एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव हुआ, मिला सनलाइट, और जब सनलाइट मिला और ये एक्टिव हुआ तो काम करना, ये क्लोरोफिल एक्टिव हो जाएगा। तो ये दोनों को पकड़ेगा, वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड को। और यह एक्टिव क्लोरोफिल इस वाटर H2O को और कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ लेगा। एक साथ ये पकड़ता है 6 मालिक्यूल को। यानी अगर सीधी सी बात कहें कि यह H2 और CO2 को पकड़ करके फूड बना देगा, भोजन बना देगा, यह साधारण सी बात है। यानी पानी को अगर यहां हम कुछ ऐसे लिखें कि यह एक्टिव क्लोरोफिल वाटर को प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ता है और मिलाकर के क्या बना देता है, फूड बना देता है, भोजन बना देता है, ठीक। अगर इसे ही हम साइंस की भाषा में कहें तो यह जो ये एक्टिव है, यह जो इसने थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं, वाटर और
कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह क्या करता है, वाटर के 6 मॉलिक्यूल को लेता है, 6 अणुओं को, यानी 6H2O, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड के भी 6CO2, और इसे बना देता है C6H12O6, जिसे कहते हैं ग्लूकोज। ठीक, और यही इसका ग्लूकोज क्या है, भोजन है। यह ग्लूकोज क्या है, इसका भोजन है। अर्थात समझना, हम कह सकते हैं कि यह एक्टिव क्लोरोफिल, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और वाटर को लेकर के क्या बना देता है, फूड बना देता है, भोजन बना देता है। और एक्टिव क्लोरोफिल कब एक्टिव होगा, सनलाइट की उपस्थिति में, या यूं कहिए कि एक्टिव क्लोरोफिल सनलाइट की उपस्थिति में पौधों की पत्तियों में भोजन बना देता है। इसी भोजन से पौधे की पूरी क्या चलती है, दिनचर्या चलती है। और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। अर्थात हम कह सकते हैं कि पत्तियों का जो पहला काम था वाष्पोत्सर्जन करना, तो पत्तियां वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से क्या कर रही हैं, वाटर बैलेंस कर रही हैं। तो दूसरा काम है फोटोसिंथेसिस करना, यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में और कुछ नहीं होता है, पौधों की पत्तियां भोजन बनाती हैं। यही भोजन प्राइमरी उत्पाद है। इकोलॉजी एनवायरनमेंट पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था, पौधे के भाग बताए थे, तो हमने कहा पौधे ही उत्पादक हैं। यही भोजन है, यही ग्लूकोज है, यही फूड है। इसी को मान लो शाकाहारी आदमी है, इसी फूड में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन सब है, तो इसी फूड के साथ है, तो इसको शाकाहारी आदमी खाएगा तो उसे ये फूड मिल गया, डाइजेशन की प्रक्रिया हो गई। अब देखना समीकरण देखो कि पौधा, मिटा दो इसे, समीकरण देखना कि ये जो पौधा है यह फाइनली क्या बना रहा है, समीकरण देखना। ठीक, अब एक इक्वेशन समझना कि यह पौधा जो है यह बना क्या रहा है भाई लोग, फूड। और फूड का मॉलिक्यूल क्या है, C6H12O6, ग्लूकोज। इसे हम कहते हैं ग्लूकोज। अब यह जो ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल तो बना नहीं रहा है, कई मॉलिक्यूल बना रहा है, यानी ढेर सारा बना रहा है। तो यही ग्लूकोज विभिन्न रूपों में, मंड के रूप में, शर्करा के रूप में, स्टार्च के रूप में, फैट के रूप में इस भोजन में क्या है, एकत्रित है, ग्लूकोज ही है। ढेर सारा हो गया है तो यही क्या है, कहीं ये कार्बोहाइड्रेट बन जा रहा है, ठीक, कहीं ये फैट बन जा रहा है, यही तो है, कहीं ये स्टार्च के रूप में इकट्ठा हो जा रहा है, यही तो हो रहा है। यानी पौधे ने बनाया क्या, मूल पदार्थ क्या है, फंडामेंटल मटेरियल क्या बनाया, ग्लूकोज। मूल एनर्जी क्या है, आवाज आ रही है ना, ठीक, समझ गए। अब देखो अब होता क्या है, यानी पौधा पत्तियां जो बना रही है उसका मूल मॉलिक्यूल क्या है, ग्लूकोज। अब इसी को हम खाते हैं, मनुष्य क्या लेता है, ऐसे मान लो इसे बना रहे हैं, मनुष्य भोजन लिया, ये इसका स्टमक हो गया, ठीक, पैंक्रियाज हो गया, ये इसकी छोटी आंत हो गई, ये इसका लीवर हो गया, ऐसे आता है, ये इसकी छोटी आंत हो गई, ऐसे हो गया, ठीक, ऐसे हो गया, यह मनुष्य है, ठीक, अपना ही वाला, अपने ही भीतर का है ये, ठीक। तो देखो अब मान लो इस फूड को जो इसने ग्लूकोज का मूल मॉलिक्यूल है, तो लेकिन एक पौधा एक नहीं बनाएगा, तो ढेर सारा ग्लूकोज बनाएगा। तो ग्लूकोज ही जब इकट्ठा होता है, इसके मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, तो अगर ऐसे जुड़ गया ढेर सारा मॉलिक्यूल तो यही कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। मान लो यह ऐसे जुड़ गया, दूसरे यही बन जाएगा फैट, और कुछ अंतर नहीं होता है, मॉलिक्यूल के आपस में जुड़ने का अंतर होता है। यानी हम क्या खाए, फैट खाए, कार्बोहाइड्रेट खाए, दांतों से यहां खा लिए, अब यहां दांत इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे, यह जाएगा स्टमक में, डाइजेशन शुरू होगा, यह स्टमक से यहां आएगा, जब यहां आएगा तो ये पैंक्रियाज हार्मोन निकालेगा, लीवर से ढेर सारे हार्मोन निकालेंगे, डाइजेशन की कहानी पढ़ेंगे, यह छोटी आंत में जाएगा, अंततः भोजन का डाइजेशन होगा। और जब भोजन का डाइजेशन में जो अंतिम पदार्थ क्या निकलता है, भोजन का जब डाइजेस्ट होता है तो अंतिम मॉलिक्यूल क्या बनता है, ग्लूकोज। क्या बनता है, ग्लूकोज। यानी क्या बना, C6H12O6। अर्थात बना नहीं, जो यहां बना था, बनाया किसने था,
पौधा बना कहां था? यहां, लेकिन यह दूसरे रूप में स्टोर हो गया था। पाचन की प्रक्रिया और कुछ नहीं है, जो यहां बना था एनर्जी का मेन सोर्स यह है। देखो प्रकृति की व्यवस्था, उसे मूल फॉर्म में ला देना। बनाया मनुष्य ने नहीं, मनुष्य ने इसको अलग रूप में खाया और डाइजेशन की प्रक्रिया से क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया। अब इस ग्लूकोज का क्या होता है, अब समझना यहां से, ठीक। अब इस ग्लूकोज का क्या होता है? इस ग्लूकोज को हम, ये मानव शरीर है, तो अब जैसे मान लो इस ग्लूकोज को अगर हम ऐसे चित्र बना के समझा दें, ठीक, यहां ग्लूकोज हो गया, पानी में घुलेगा, यानी ग्लूकोज किस में मिक्स हो गया? वाटर में, पानी में घुलेगा। अब पानी कहां अवशोषित हो जाएगा? इस पाइप में, यानी पानी कहां चला गया? यह पानी कहां गया? ब्लड में। तो जब यह पानी ब्लड में गया तो ब्लड में क्या आ गया? ग्लूकोज आ गया। ब्लड में क्या आ गया? ग्लूकोज आ गया। और यह ग्लूकोज कहां गया? अब जाएगा कोशिकाओं के सेल में। यह कोशिका का सेल है, और कोशिका के सेल में एक अंग है माइटोकांड्रिया, यानी माइटोकांड्रिया में क्या पहुंच गया? ग्लूकोज। दूसरी तरफ ब्लड पाइप से यहां क्या आ रहा है? ऑक्सीजन। अब ग्लूकोज को ऑक्सीजन जला देगा और ऊर्जा निकल जाएगी। यानी जो मनुष्य का शरीर चलता है, जो ऊर्जा निकल रही है, किसके जलने से मिल रही है? C6H12O6। और यह ग्लूकोज बना कहां था? यानी मनुष्य को जिस ग्लूकोज से ऊर्जा मिल रही, वह ग्लूकोज बना कहां था? तो यह ग्लूकोज बना था कहां? पौधों में। अर्थात बात को कुछ यूं करें, ठीक, बात को कुछ यूं करें तो यह है पौधा बेचारा बनाया, अंतिम में क्या बनाया इसने? ग्लूकोज। बनाया क्या? ग्लूकोज। और यह ग्लूकोज कहां पहुंचा? इस मनुष्य में। यह डोनाल्ड ट्रंप है, तुम लोगों में है ना एक वही। यह कहां पहुंचा? इसकी आंख है, ठीक, या इसका मुंह है, समझ गया, इसका पैर है। यह ग्लूकोज कहां पहुंचा? इस मनुष्य में। मनुष्य ने खाया, फाइनली इस ग्लूकोज से इसे क्या मिली? एनर्जी, ऊर्जा मिली। यानी मनुष्य का जीवन, बकरी ने भी खाया तो उसी में यही हुआ, शेर ने भी खाया तो यही हुआ, ठीक। यानी मनुष्य का जीवन जिस एनर्जी से चल रहा है, मनुष्य ने इस एनर्जी का उत्पादन नहीं किया, इस ग्लूकोज का उत्पादन नहीं किया। किसने किया था? इस ग्लूकोज का उत्पादन इस पौधे ने किया था। पौधे से यहां पहुंचा था, इसीलिए पौधा क्या होगा? प्राथमिक उत्पादक हो गया। और पौधों की पत्तियों पर यह जिम्मेदारी आ गई कि समस्त जीवन का संचालन कौन करेगा? पौधों की पत्तियां, ठीक, समझ में आ गई बात? तो जीवन का संचालन कौन करेगा? पौधों की पत्तियां। तो जिम्मेदारी है इस फोटोसिंथेसिस पर। तो हम कह सकते हैं कि पौधों की पत्तियां एक लाइन में, जिसे आपने प्रकाश संश्लेषण कहा, यह प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही पूरी की पूरी प्रकृति चलती है, यूनिवर्स चलती है। तो छठी की एनसीईआरटी में एक लाइन में इस प्रकाश संश्लेषण पर लिखा गया है कि पत्तियां कौन? तो पत्तियां क्लोरोफिल एवं प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं, ठीक। और इस भोजन की प्रक्रिया में जल का उपयोग करती हैं, CO2 का उपयोग करती हैं, और इसी को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया, ठीक। तो शिविका उपाध्याय जी समझ गए? राहुल बनर्जी, हाँ भाई, हर ये उड़म पाइपलाइन का थियरी है, 10% लॉस का एनर्जी। तू अभी कुछ मत बता, मैं तुम लोगों को, ये राहुल बनर्जी लिख रहे हैं कि 10% लॉस का एनर्जी, तो अभी मत बता, अभी अपने पास जान, मैं इसको एक एक करके समझाऊंगा। यह आएगा आपकी 9वीं की क्लास में। 10% एनर्जी का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो यूपीपीसीएस का सवाल भी है, पौधा है, ठीक, तो इसने मान लो 100 ग्लूकोज बनाया, इसको खरगोश ने खाया। मुझे खरगोश बनाने नहीं आता है, मान लो एक खरगोश है, पूछ बना दो, ठीक, इसको इस खरगोश ने खाया, खरगोश ही है, ठीक। तो यहां इस पौधे में 100% ग्लूकोज है, लेकिन पौधे खरगोश को 100% नहीं मिला, 100 का 10% मिला। अब इस खरगोश को मान लो लोमड़ी ने खा लिया, ठीक, या मान लो लोमड़ी है, मैं बना नहीं पाऊंगा, ठीक, यह क्या है? लोमड़ी। तो लोमड़ी में इसका 10% पहुंचा, समझ गए? लोमड़ी को चीता ने खाया, टाइगर ने खाया, तो इसका 10% पहुंचा, इसको मनुष्य ने खा लिया,
तो इसका 10% पहुंचा, यानी इकोसिस्टम में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है एक लेवल से दूसरे लेवल पर सिर्फ 10% ही जाती है, इसे 10% का नियम कहते हैं। अब मान लो ये पूरा एक फूड चेन है, तो सबसे लास्ट सबसे कम एनर्जी किसको मिलेगी? जो फूड चेन के सबसे लास्ट में होगा ये मनुष्य होगा। अब यूपीएससी में सवाल पूछा था कि खाद्य श्रृंखला में सबसे कम ऊर्जा किसे प्राप्त होती है? जो खाद्य श्रृंखला के सबसे लास्ट में होता है। चलो ठीक है या तो ये सब आएगा, परेशान मत हो जो कौन, ठीक ना। आप लोग ये मत समझिए कि जो चीजें आने वाली हैं, अरे जो एनसीईआरटी आएगी उसको तो हम पढ़ाएंगे ही, जो एनसीईआरटी में नहीं है आपके एग्जाम के लिए अपडेट करेंगे। जैसे हम बांस पढ़ा रहे थे तो हमने आपको क्या बताया, बांस को वृक्ष से शाख में ला दिया गया, नेशनल बंबू मिशन। क्लाथ पढ़ा रहे थे 6वीं एनसीईआरटी में कल की क्लास में, तो आपको हमने कल ही टेक्निकल क्लाथ बना दिया। तो आप परेशान मत होइए भाई लोग, आते रहेगा, ठीक ना, ठीक। तो क्लियर। तो एक सूचना है, फिर आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं, अभी 15 मिनट और पढ़ाएंगे। सूचना यह है कि नोट करो, सूचना आपके लिए बहुत जरूरी है। कल सुबह 10 बजे ऑनलाइन ऑफलाइन यूपीएससी पीटी की टेस्ट सीरीज शुरू कर रहा है निर्माण आईएएस। निर्माण आईएएस हमेशा अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध भी रहा है, प्रतिबद्ध भी रहा है, सर्वाधिक क्लासरूम रिजल्ट देने का रिकॉर्ड है, ठीक। और इसलिए कि पढ़ाई के नाम पर सनसनी नहीं होती है, पढ़ाई होती है। तो आने वाली प्रीलिम्स में ज्यादा से ज्यादा लोगों का चयन कराया जाए, और प्रीलिम्स के लिए जरूरी होता है कि यूपीएससी का प्रीलिम्स देने से पहले आप खुद का प्रीलिम्स दें। मेरी बात नहीं समझे। जैसे मान लो आपने अपनी तैयारी साल भर करते हैं, लेकिन तैयारी का मूल्यांकन सीधे कहां जाके करते हैं? एग्जाम हॉल में। तो भाई मनुष्य हो, कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो तैयारी की प्रक्रिया में गलतियां ना करे। याद रखना, वे काठ के बने लोग होते हैं, लकड़ियों के बने लोग होते हैं जो गलतियां नहीं करते हैं। तो जो कोई कहे कि मैं गलती नहीं करता हूं, वो सीधे सीधे झूठ बोलता है, क्योंकि हाड़ मांस का बना व्यक्ति गलतियां करता ही करता है। अब एक विद्यार्थी के लिए क्या है कि जब वो पढ़ाई करता है तो उसमें ढेर सारी चीजें लैग किया है, ढेर सारी चीजें छोड़ा है, ढेर सारी चीजें अनुपयोगी पढ़ा है। अब इसका परीक्षण जाकर के वो एग्जाम में करता है, और उसके बाद एग्जाम के बाद हाथ ऐसे सर पर हाथ पकड़ के बैठता है, और गलती हो गई, ये काम कर दिए होते, ये काम हो गया होता। क्योंकि आपकी गलतियों को कोई नहीं बता सकता, सिर्फ आपको पकड़ना होगा। आपकी वही व्यक्ति महान होता है, आगे बढ़ता, जो अपनी गलती को खुद पकड़े, कोई दूसरा नहीं पकड़ता है। अब तो इसका एक तरीका है, अगर हम कंपटीशन में देखा जाए, इसीलिए कंपटीशन में टेस्ट का रोल बहुत बढ़ जाता है। किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी विद्यार्थी के लिए टेस्ट का रोल बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि टेस्ट आपको नई चीजें देता नहीं। कुछ लोग समझते हैं टेस्ट में जाएंगे 120 क्वेश्चन करेंगे नई चीजें मिलेंगी, तो नई चीजें तो मिलेंगे ही, लेकिन इससे ज्यादा टेस्ट एक चीज देता है, और टेस्ट आपको आत्ममंथन का मौका देता है। और याद रखना, अमृत हमेशा मंथन से निकलता है, चाहे वो समुद्र का मंथन हो या व्यक्ति का आत्म मंथन हो। समुद्र मथोगे तो अमृत निकलेगा, दूध मथोगे तो मक्खन निकलेगा, घी निकलेगा, खुद को मथोगे तो बीजन निकलेगा, दृष्टिकोण निकलेगा, गलतियों को सुधार करने का मौका निकलेगा। इसलिए आप लोग टेस्ट दीजिए, ठीक। उसी प्रक्रिया में कल से निर्माण आईएएस ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की पहली सीरीज को शुरू कर रहा है, ठीक। और यह सबके लिए फ्री है, मुफ्त है। तो उच्च गुणवत्ता से युक्त जो टेस्ट हैं यूपीएससी के क्लास के मानकों पर आधारित हैं, साथ साथ टेस्ट के साथ साथ, ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। दूसरे दिन ऑनलाइन क्लास होगी, ऑनलाइन क्लास के जरिए इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो आप लोग कल टेस्ट के लिए आए, जुड़े, ठीक, और दूसरे दिन एक्सप्लेनेशन क्लास में आकर एक्सप्लेनेशन लें। हर वीकली टेस्ट को आप लोग करते जाएं, जुड़ते जाएं। समझ में आ गई बात? ठीक, क्लियर हो गया? और पहला टेस्ट फ्री है, तो ये विशेष इस पर जोर दे लीजिए, पैसा नहीं कोई आपसे मांग रहा है, ठीक। तो आ जाइए, हम अपने चलते हैं। तो कहानी थी वाष्पोत्सर्जन की, उसके बाद कहानी शुरू होती है प्रकाश संश्लेषण की। तो प्रकाश संश्लेषण समझ गए, अब आगे आ जाओ, ठीक। जड़, रूट्स, अब 2-2 मिनट में पढ़ना है, बस क्लास खत्म होने वाली है। जड़, रूट्स, एक चैप्टर और पढ़ाएंगे, लेकिन बहुत छोटा छोटा है। करती क्या है? पौधों को सहारा देती है। कैसे सहारा देती है भाई? तना भी तो यही कर रहा था। तो तना, ये है पौधा, ये है जड़ें। तो ये जड़ें जो है पौधे को मिट्टी से बांधे रखती है, मिट्टी से बांधे रखती है। मिट्टी में पकड़ी हुई है, नहीं तो उड़ नहीं जाएगा, हवा चलेगी। मान लो ये जड़ ना हो,
कोई पौधा हो जड़ ना हो, खूब तेज हवा चले पौधा टूट जाएगा। तो हम कहते हैं कि पौधे को सहारा देती है। दूसरा हमने समझा ही दिया था कि जड़े का क्या काम है, जल का अवशोषण करना और खनिज का अवशोषण करती है। तो ये जल दो काम करती है, ठीक। इसके अलावा अन्य कई काम भी करती है, अभी बता रहे हैं, ठीक। अब इन जड़ों को दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं टैप रूट, मूसला जड़, दूसरे को कहते हैं फेब्रियस रूट, रेशेदार जड़। टैप रूट का मतलब होता है, जैसे मान लो ये पौधा, अरहर का पौधा देखो, कोई बड़ा पौधा देखो, ठीक, ये पौधा है, समझ गए, ये मिट्टी है, तो यहां से जड़ सीधे नीचे जाती है, ठीक, सीधे नीचे जाती है। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। और जमीन में भीतर जाती है, अवशोषण करती है। तो जो जड़ सीधी लाइन में नीचे चली जाती है उसे हम कहते हैं टैप रूट या मूसलाधार, ठीक। वहीं आप घास के पौधे को उखाड़ो, चुकंदर के घास के पौधे को उखाड़ो, तो मान लो ये है घास के पौधे हैं, ऐसे होते हैं ना, ऐसे पत्तियां होती हैं घास के पौधों। तो जब घास के पौधों को उखाड़ोगे, जैसे ऊपर दिखता है वैसे इसकी जड़ें भी दिखती हैं, ऐसे ऐसे जड़ें दिखती हैं। यानी कोई मेन रूट नहीं होता है, ढेर सारी रूट एक ही बिंदु से ऐसे ऐसे निकली होती हैं, इसे कहते हैं रेशेदार जड़ें। यानी मोटे तौर पर जड़ दो प्रकार की होती है, मूसला जड़ और रेशेदार जड़, ठीक। अब अगली बात हम करें कि जड़ें पौधों को सहारा देती हैं, जल और खनिज का अवशोषण करती हैं। इसके अलावा दो काम जड़ें और करती हैं, मोटे तौर पर जो काम और करती हैं वो ये है कि जो मोटे तौर पर दो काम और करती हैं वो ये हैं कि यह जड़ें कहां चले गए हम लेकर के, ठीक, पौधों को सहारा देती हैं, जल और खनिज का अवशोषण करती है। इसके अलावा जो काम करती हैं कुछ जड़ें, ये जड़ है जैसे मूली, मूली खाते हो, गाजर खाते हो, ऊपर क्या है, मूली का पत्ता है, दो तीन अच्छा मान लेना पत्ता है, बन नहीं रहा, ठीक, पत्ता है, यहां मूली है, ठीक। अब यह मूली क्या करती है, यह जरूरत से ज्यादा वाटर का अवशोषण करती है, और जब ज्यादा वाटर का अवशोषण करेगी तो मिनरल्स की भी अवशोषण करेगी, खनिज लवणों का भी अवशोषण करेगी। लेकिन जितना यह अवशोषण कर रही है, ना तो पत्तियां उतना उपयोग कर पाती हैं, ना उतना ज्यादा बाष्पोत्सर्जन हो पाता है। दो ही होगा ना, या तो पत्तियां उपयोग कर लें या उस वाटर और मिनरल का बाष्पोत्सर्जन हो जाए। लेकिन होता क्या है, यहां पत्तियां पूरा उपयोग भी नहीं कर पाती हैं और पत्तियां पूरा वाष्पोत्सर्जन भी नहीं कर पाती हैं। समझ में आ गई बात, पत्तियां न तो पूरा उपयोग कर पाती हैं और पत्तियां न तो पूरा वाष्पोत्सर्जन कर पाती हैं। तो अर्थात जितना पानी मिनरल अवशोषित किया उतना क्या हो जाएगा, बच जाएगा। जितना पानी और मिनरल अवशोषित किया उतना क्या हो जाएगा, बच जाएगा। और जो बच जाएगा वह इनमें क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएंगी, फूल जाएंगी और बन जाएगी क्या, मूली, गाजर, चुकंदर, सलजम, ये सब बन जाएगा। अर्थात जो मूली आपको दिख रहा है, इसीलिए आप देखते होंगे जो मूली दिख रहा है, जो गाजर दिख रहा है, जो चुकंदर दिख रहा है, वो क्या है, रूट्स हैं, जड़ें हैं। लेकिन यह रूट्स क्या कर रही हैं, वाटर और मिनरल का अवशोषण कर रही हैं। तिन्हें हम कह देते हैं स्टोरेज रूट्स, यानी संग्रहित जड़ें। अर्थात जड़ों का एक काम हो गया पौधों को सहारा देना, दूसरा जल और खनिज का अवशोषण करना, तो तीसरा काम क्या हो गया, स्टोर करना। तो जाहिर सी बात है, जब ज्यादा पानी, ज्यादा खनिज अवशोषण की हैं तो ये लाभदायक भी होंगी स्वास्थ्य के लिए। इसीलिए अब गाजर, मूली, चुकंदर जितनी चीजें हैं जड़, लेकिन स्वास्थ्य के लिए क्या होती हैं, बड़ी लाभदायक होती हैं। समझ में आ गई बात, स्वास्थ्य के लिए क्या होती हैं, बड़ी लाभदायक होती हैं। किसी को कोई समस्या, एक काम और जड़ें करती हैं, जैसे ये दलदली क्षेत्रों में करती हैं। जब आप सुंदरबन डेल्टा देखो ना, मतलब नहीं देखो होगे, टीवी में तो देखे ही होगे, तो देखो जैसे मान लो ये है डेल्टाई क्षेत्र, नदियां गिर रही हैं, पानी गिरा रही हैं, खारा पानी होता है। तो होता क्या है कि मान लो यहाँ कोई, यहाँ ये पानी है, पूरा पानी है, यहाँ कोई पौधा उग गया, तो यहाँ के पानी में ऑक्सीजन की कमी होती है, घुलित ऑक्सीजन की कमी।
अब कमी इसलिए होती है क्योंकि इकोलॉजी इन्वायरमेंट में इसको विस्तार से पढ़ाएंगे। कमी इसलिए होती है कि यह डेल्टा है, नदियां आ रही हैं, तो नदियां ढेर सारा जैविक पदार्थ लेकर के आ रही हैं। यानी इस मिट्टी में नदियां अपने साथ क्या ले आ रही हैं? जैविक पदार्थ। तो जब नदियां जैविक पदार्थ लेकर के आ रही हैं तो इस हिस्से में जैविक पदार्थ ज्यादा हैं, तो इस हिस्से में जीव भी ज्यादा होंगे, अर्थात इस हिस्से में जंतु भी ज्यादा होंगे और इस हिस्से में पौधे भी ज्यादा होंगे। इसीलिए हम देखते हैं कि जो डेल्टाई प्रदेश है, तो जब जंतु और पौधे ज्यादा होंगे तो जैव विविधता ज्यादा होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि जो डेल्टाई प्रदेश है उसकी जैव विविधता बहुत आगे है। यानी यहां ढेर सारा जंतु है, ढेर सारा पौधा है। तो जब ढेर सारा जंतु, यानी यह भी समुद्र है, यह भी समुद्र है और यह डेल्टा का समुद्र है। लेकिन हुआ क्या है कि इस समुद्र में भी पानी घुला है, ऑक्सीजन घुला है, यहां भी ऑक्सीजन घुला है, लेकिन यहां तो ढेर सारे पौधा जंतु है ना, तो जितना पानी में ऑक्सीजन घुला होगा वो सब पौधा सांस ले लेगा, जंतु सांस ले लेगा। तो यहां जो पौधा उगा है, बड़ा वाला पौधा उगा है, उसको थोड़ी सी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो यहां की जड़ें क्या करती हैं? पौधे से कहती हैं तनाव मत लो, तुम्हारे ऑक्सीजन की पूरी करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी हम निभाएंगे। तो ये जड़ें बेचारी ऐसे उठ जाती हैं, खूंटी की तरह ऐसे उठ जाती हैं और यहां से ये रेस्पिरेशन करने लगती हैं, श्वसन करने लगती हैं। ठीक, अर्थात हम कह सकते हैं कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं डेल्टाई क्षेत्रों में जहां की जड़ें श्वसन करती हैं। इन्हें हम रिस्पिरेटरी रूट्स कहते हैं, श्वसन जड़ें करते हैं। अर्थात जल, खनिज और सहारा देने के अलावा, जो वाटर मिनरल के अवशोषण के अलावा जड़ें क्या करने लगती है? श्वसन करने लगती हैं। सुंदरबन डेल्टा में एक पेड़ है सुंदरी, सुंदरी के नाम पर ही इसे कहा गया है सुंदरबन डेल्टा। तो सुंदरबन डेल्टा सबसे बढ़िया इसका उदाहरण है, वहां श्वसन जड़ों का। अर्थात डेल्टाई क्षेत्र में जड़ें श्वसन की भी काम करती हैं। यही हमें आपको समझाना था, यही इसका एक इंट्रोडक्शन था। ठीक, क्लियर हो गया? तो ये है हमारी जड़ें। क्लियर हो गया भाई जी? अब देखो छठी की एनसीईआरटी में अगली बात, ठीक, पुष्प, फ्लावर, बस थोड़ा थोड़ा जान लेना है, चैप्टर खत्म होने वाला है। पौधों का परिचय, पुष्प, फ्लावर। देखो, पुष्प पौधे का वो हिस्सा होता है जो रंगीन होता है। रंगीन क्यों होता है भैया, ये बताओ आप लोग। बहुत फूलों से मोहब्बत है आप लोगों को। अभी वैलेंटाइन डे बीता भी है, खूब लेन देन कार्यक्रम भी किए होंगे ढेर सारे युवा लोग, करना भी चाहिए, अच्छी बात है। तो फूल सबको प्रिय होते हैं। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं मिलेगा या कोई भी ऐसा जंतु नहीं मिलेगा जिसे फूल न प्रिय हो। और जो मनुष्य ये कह दे कि उसे फूल न प्रिय है, तो समझ लो मानव की मूल चेतना का गुण ही उसमें नहीं है। ठीक, वो धोखे से, भगवान से भी गलतियां होती है ना, धोखे से मनुष्य हो गया। होना चाहिए था पत्थर की मूर्ति, होना चाहिए था उसे पत्थर कहीं चौराहे पर लगभग जाता, लेकिन भगवान ने पत्थर की जगह उसमें प्राण डाल दिए, ईश्वर जो भी है। ठीक, तो फूल, फूल रंगीन होते हैं। काहे रंगीन होते हैं भैया, क्यों होता है? देखो, ठीक, ब्लैक डे था सर, अच्छा चल, पूनम सिंगल, चल ब्लैक डे था, अच्छा 14 फरवरी का, चल भाई ब्लैक डे। अच्छा, ये ब्लैक डे क्या होता है? ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूं। अच्छा, छोटा भीम आ गया, कमला हैरिस। अच्छा, इसको एलर्जी होती है फूलों से, तो ये कोई बीमारी होगी, ठीक, कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक, लेकिन एलर्जी भले ही होती हो, दिखने में तो सुंदर लगते ही हैं। चल भाई चल, ठीक है, न लिया न दिया, ठीक है, चलो भविष्य में लेना देना, फिलहाल फूल पर आ जाओ। सब लोग अपनी सफाई देने लगे। चल देखो, न लिया न दिया, ठीक ठीक। अच्छा, मानस देव, चल भाई हर दिन का क्लास शानदार चलेगा, तू टेंशन मत लो, तुम लोगों को मैं बहुत दिल से पढ़ाता हूं तुम लोगों को। ठीक, तो क्लास तो जितनी होंगी शानदार होंगी, सुपर होंगी, उसमें तनिक भी तनाव आप लोग भूल जाइए। जिन्हें साइंस कठिन लगती थी पहले दिन का, हंसते आप लोग, हंसते खेलते रहो, ऐसे ही बतियाते रहो, आपस में लड़ना मत बस। ठीक, ब्लैक डे, रोज डे, जो भी डे है मनाते रहो, ठीक, कोई बात नहीं है। अच्छा, पुलवामा की वजह से ब्लैक डे, चल ठीक है। तो रंगीन इसलिए होते हैं कि अधिक से अधिक कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करें। प्रकृति ने फूल को इसलिए नहीं रंगीन बनाया है कि फूल के आगे पीछे घूम के हीरो हीरोइन गाना गाएं। सिनेमा में होता है ना, फूल के आगे पीछे घूम के हीरो हीरोइन गाना गाते रहते हैं। ठीक,
फुल लेन देन करते रहते हैं। प्रकृति ने इसलिए बनाया कि पूरी की पूरी जो प्लांट का सिस्टम है किस पर चलता है, पॉलिनेशन पर चलता है, परागण पर चलता है। अगर मान लो पौधों का परागण न हो तो यह प्रकृति रहेगी, इस प्रकृति की सुंदरता रहेगी। पढ़ाऊंगा मैं आपको पॉलिनेशन क्या होता है, परागण क्या होता है, हल्का सा इंट्रोडक्शन अभी दूंगा। तो देखो इसलिए बनाया है, समझ में आ गई बात। अब परागण कई प्रकार के होते हैं, जल से भी होता है, वायु से भी होता है, सेल भी होता है। जब जल से होता है तो वाटर पॉलिनेशन बोलते हैं, वायु से होता है तो एयर पॉलिनेशन बोलते हैं, जो स्वयं हो जाता है सेल्फ हो जाता है तो सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। लेकिन पॉलिनेशन का एक बड़ा माध्यम ये छोटे छोटे कीट पतंगे, मधुमक्खियां, तितलियां, कितनी प्यारी होती है तितलियां, गुजरात में भी तितली पार्क भी बना है, तो तितलियां होती हैं। तो ये बेचारे कीट पतंगे तितलियां, इनका कोई वैलेंटाइन डे नहीं होता है, ये कोई एक दिन नहीं चुनते हैं उस दिन फूल लेने देने जाएंगे, ठीक। इनका हर दिन वैलेंटाइन डे होता है। या प्रकृति के प्रेमी हैं, ठीक, प्रकृति के उपहार है, इनके माध्यम से प्रकृति अपना प्रेम बिखेरती है। तो या जो तितलियां होती है, मधुमक्खियां होती है, भौरे होते हैं, एक फूल पर बैठेंगे, दूसरे फूल पर बैठेंगे, तीसरे फूल पर बैठेंगे, थोड़े ज्यादा ही प्रेमी होते हैं, कई फूलों पर बैठते हैं, ठीक। तो अब क्या होगा कि एक फूल पर बैठेंगे तो अपनी पंखुड़ियों में उसका पराग कोष, उसका पॉलन ग्रेन चिपका लेंगे, पराग कण चिपका लेंगे। फिर दूसरे फूल पर जाएंगे, बड़े छिछोरे हैं, ठीक, दूसरे फूल पर जाकर के बैठेंगे तो उसका पराग कण चिपका लेंगे। तो पहले से मान लो हमको फूल नहीं बनाने आता है, तो चलो मान लो यह कोई फूल है, ठीक, फिर यह कोई फूल है। देखना प्रकृति की खूबसूरती, प्रकृति में कुछ भी बेकार नहीं होता है। आयुर्वेद में लिखा गया है कि इस धरती पर कोई ऐसी वनस्पति नहीं है जिसका हम मेडिसिनल उपयोग न कर सकते हो, मेडिसिनल उपयोग न कर सकते हो। इसलिए वहां कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग स्वस्थ हो सकते हैं। और सबके स्वस्थ का इंतजाम कौन कर दिया, प्रकृति कर दिया है। कोई ऐसा वनस्पति नहीं है, अब हमें ढूंढना उसका उपयोग क्या है। प्रकृति में कोई ऐसी चीज अनुपयोगी ही नहीं है, क्योंकि जो ईश्वर है, जो गॉड है, जो भी है, वो जो क्रिएटर है, वह अनुपयोगी कुछ बनाता ही नहीं है। उसके यहां कचरे वाला सिस्टम नहीं है, कचरा हमेशा मनुष्य पैदा करता है। इसलिए मनुष्य को कचरा प्रबंधन एक्ट लाना पड़ता है। लाया गया ना, सॉलिड मैनेजमेंट एक्ट 2016, लिक्विड मैनेजमेंट एक्ट, वाटर मैनेजमेंट एक्ट 2016। कचरा हम फैलाते हैं, कचरा आप फैलाते हैं, प्रकृति कचरा नहीं फैलाती है। प्रकृति में कुछ भी अनुपयोगी नहीं है, सब चीजें स्पेशल है, विशिष्ट है। इसलिए आप लोग भी जान लो, आप भी स्पेशल हो, आप भी विशिष्ट हो, हर कोई स्पेशल है। इस प्रकृति में जितने लोग हैं, छोटे छोटे कीट पतंगे जब स्पेशल है, विशिष्ट है, छोटा छोटा केचुआ भी विशिष्ट है, क्योंकि वो बायो फर्टिलाइजर बनाता है। हम आप तो मनुष्य हैं, तो आप भी विशिष्ट हो। तो कोई भी आपसे कहे, आप यूथ लोग हो गए, आपके समाज में आपके चारों तरफ नकारात्मक और निराशा फैलाने वाले बहुत लोग घूम रहे हैं, जो नहीं चाहते हैं आपकी तरक्की हो, नहीं चाहते हैं विकास हो। तो कोई भी आपको कहे ये काम तू नहीं कर सकता है, तो उसको धड़ दे, एक थप्पड़ देना और उससे कहना प्रकृति ने जो भी बनाया है विशिष्ट है। जब एक केचुआ विशिष्ट हो सकता है तो हम भी विशिष्ट हैं। और पूरे के पूरे जीवन की यात्रा और कुछ नहीं, अपने उन्हीं विशिष्टताओं के तलाश की यात्रा है, और उसमें हम थोड़े से एक सहयोगी हैं। समझ में आ गई बात ना। तो जो आप विशिष्ट हो या जो विशिष्ट है, तो देखना यह फूल है, इसमें पराग कोण लगे होते हैं, ठीक। अब क्या है, इसमें लगे होते हैं, आप फूल को छूते हो ना तो हाथ में छोटे छोटे पाउडर लग जाते हैं। तो एक तितली बैठेगी, इस पर उड़ के आई, मान लो ये तितली है जैसी भी है। अब ये परागकण इसके पंख से चिपक गए, ये गई इस पर बैठी, ठीक, तो इस पर चिपक गए, तो ये जो चिपका है इस पर गिर जाएगा। यानी इस मेल का परागकण पॉलन ग्रेन इस फीमेल फ्लावर पर आके गिर गया, हो गया पॉलिनेशन, प्रकृति की प्रक्रियाएं शुरू हो गई। अब इसी फ्लावर से फल बनेंगे, इसी फ्लावर से बीज बनेंगे, और जीवन चल गया। यानी जीवन को किसने चलाया, इस तितली ने चलाया, इस छोटे से कीट ने चलाया। यही फल हम आप खाएंगे, सेव खाएंगे, आम खाएंगे, अमरूद होंगे, स्वस्थ होंगे, मजबूत होंगे, आप लोग कलेक्टर बन जाएंगे, देश चलाएंगे, ठीक। इसी बीज को लोग खाएंगे, जिएंगे, दुनिया चलेगी। यानी इस दुनिया को चला कौन रहा है, ये तितली चला रही है। तो ज्यादा से ज्यादा इस तितली उड़नी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए, ठीक। मनुष्य यही गलती करता है, इतना कचरा पैदा कर दिया, इतना कीटनाशक डाल दिया है कि ये तितली मर जा रही है।
यानी कचरा मनुष्य पैदा करता, प्रकृति नहीं पैदा करती है। जो भी नेचुरल है वो बेकार है ही नहीं। सोचो ऊपर वाला कितना बड़ा क्रिएटर होगा। फिलहाल तो आप लोग भी स्पेशल हो, जो कोई कहे कि बेकार हो उठा के पटक देना उसे। समझ में आ गई बात? तो आ जाओ। तो जब रंगीन होगा तभी तो तितली यात्रा करेगी। तो फूल इसलिए अब जितना ये यात्रा करेगी तितली कीट पतंगे, उतना पॉलिनेशन होगा, उतना फल बनेगा, उतना बीज बनेगा, उतनी भोजन की सुरक्षा मिलेगी। भोजन की सुरक्षा सिर्फ फूड सिक्योरिटी एक्ट से नहीं मिलती है। फूड सिक्योरिटी एक्ट तो तब है ना जो भोजन है। फूड सिक्योरिटी एक्ट तो सिर्फ भोजन के वितरण का प्रावधान करता है, बन तो यहां रहा है। तो इसलिए फूल को प्रकृति ने क्या बना दिया? रंगीन बना दिया। समझ गए भाई लोग? तो रंगीन इसलिए होते हैं ताकि अधिक से अधिक कीट पतंग क्या हो सके? आकर्षित हो सके। क्लियर हो गया? तो ये रहा फूल के रंग का कारण। ये फूल तुम क्यों रंगीन हो, समझ गए ना? इसीलिए रंगीन है कि ज्यादा से ज्यादा कीट पतंग आकर्षित हो चुके और आए। अगली बात, अब इस फूल का कुछ भाग देखते हैं। फूल में पंखुड़ियां होती हैं। अब बताना नहीं पड़ेगा, सब लोग फूल देखो। ऐसे होता है ना, एक फूल हो गया, देखो ये मोदी जी वाला बना दें, कमल का फूल हो गया। चलो ये फूल हो गया, तो यह क्या है? पंखुड़ियां हैं। ठीक, इन्हें पिटल्स भी कहते हैं, वाहदल भी कहते हैं। काम है कीट पतंगों को आकर्षित करना। ठीक, इन्हीं पंखुड़ियों के भीतर ऐसे ऐसे होता है, चित्र बनाते हैं अलग। इन्हीं पंखुड़ियों के भीतर एक संरचना होती है ऐसे। ठीक, अब देखता होगा इस पर आप लोग देखते होंगे कि छोटे छोटे इस पर बिंदु लगे होते हैं, पॉलन ग्रेन होते हैं, परागकोश। जो ये लंबे लंबे होते हैं पंखुड़ियों के भीतर, इन्हें कहते हैं स्टेमन या पुंकेसर। ठीक, समझ में आ गई बात? इसे कहते हैं, इस पूरी संरचना को क्या कहते हैं? स्टेमन या पुंकेसर। क्लियर है? अब इसी स्टेमन या पुंकेसर के ऊपर ये जो छोटा छोटा बिंदु है, जो ये गोल वाला है, इसे कहते हैं परागकोश और इसे कहते हैं पॉलन ग्रेन या पराग कण। पराग कण, समझ गए? ठीक, तो यानी ये लंबे वाली रचना को यहां हमने ऐसे दिखाया है। देखो इस लंबे वाली ऐसे हमने दिखाया है। ठीक, धुंधला धुंधला सा दिख रहा है, इसे ही कहते हैं पुंकेसर या स्टेमन। और इसमें जो ये वाली रचना हमने दिखाई है, इसे कहते हैं एंथर या पराग कोश, यानी यहां, और इसमें भरे हुए हैं क्या? पराग कण। समझ में आ गई बात? यानी फूल का एक हिस्सा हो गया, क्या हो गया? पंखुड़ी। दूसरा हिस्सा क्या हो गया? स्टेमन। ठीक, और तीसरा हिस्सा क्या हो गया? पिस्टिल या स्त्री केसर। यह फूल का फीमेल पार्ट है। ठीक, अब देखो होता क्या है, यह है स्टिग्मा। यह फीमेल फूल है और मान लो या कोई मेल फूल है, या कोई मेल फूल है। ठीक, इस पर भी है, इस पर परागकोश लगा हुआ है। समझ में आ गई बात? यह परागकोश है, समझना। यह पॉलन ग्रेन है, पराग कण है। यह क्या है? पराग कण है। अब होता क्या है, कोई तितली बैठी और यहां से बैठ करके यहां आ गई, तो उसके पंखों से क्या हो गया? पराग कण आ गया। ठीक, पराग कण आ गया। या हवा द्वारा उड़ के आ गया, तो जब हवा द्वारा उड़ के आ जाएगा तो यही क्या हो जाएगा? वायु परागण हो जाएगा। जल द्वारा बह करके आ गया तो यही क्या हो जाएगा? जल परागण हो जाएगा। 10वीं में है बहुत विस्तार से, लेकिन सिंपल ही यहां से मैं सिंपल समझा रहा हूं। पराग कण आ गया। अब जब यह पराग कण आ जाता है तो यह जिस पर आकर के गिरता है उसे कहते हैं स्टिग्मा। ठीक, समझ में आ गई बात? और जब गिर जाता है तो इससे एक पाइप लाइन निकलती है, ऐसे पाइप निकलती है। ठीक, और यह पाइप यहां आ जाती है। ठीक, समझ में आ गई बात? और जब यह पाइप यहां आ जाती है तो जो पाइप बन जाएगी तो इसका जो पराग कण है वह गिरते गिरते कहां आ जाएगा?
यहां आ जाएगा, पुष्प की ओबरी में आ जाएगा, और यहीं पर फिर होता है निषेचन, पौधे का निषेचन होता है। ठीक, समझ में आ गई बात। और यह जो ओबरी है, फूल का यह वाला हिस्सा देखना, यह मोटा सा रहता है, फूल का ऐसे होता है, यहां पर ये मान लो, ठीक, फूल का यह वाला हिस्सा है, ठीक, यह क्या है, ओबरी है, और यहां से निकल रहा है क्या, पॉलन, ठीक। अब यह जब निकला, यही वाला है, बता रहे हैं, ठीक, यह आ गया यहां, यहां आ गया, जो यहां आ गया तो क्या हो गया, निषेचन हो गया, यह वाला निषेचन हो गया। और यह अब आप देखना, पंखुड़ियां झड़ने लगेंगी, पंखुड़ी क्या हो गई, झड़ गई, यह ओबरी ही बचा। यही ओबरी निषेचन के बाद या तो फ्रूट्स में तब्दील हो जाता है, फल में तब्दील हो जाता है, या सीड्स या बीज में तब्दील हो जाता है। हम इस फल को खा लेते हैं या बीज को खा लेते हैं, तो वही जो पूरा का पूरा ये क्या है, स्त्री केसर है, पिस्टिल है, स्टाइल है, स्टिग्मा है, ओबरी है, स्टिग्मा पर आकर के परागकण गिरा, एक पाइपलाइन बनी, जब पाइपलाइन बन जाती है तो इसी पाइप से परागकण आ जाएगा, ओबरी में आया, निषेचन हो गया, पंखुड़ियां गिर जाएंगी, और यही ओबरी तब्दील हो जाएगा फल में, तब्दील हो जाएगा बीज में, यानी जो फल हम खाते हैं और कुछ नहीं, पुष्प का अंडाशय होता है, ओबरी होती है। तो आज की कहानी इतनी ही दोस्तों, ठीक। हाँ, सबके लिए है अमन्या पंडित, अमन्या जी पूछ रहे हैं किसके लिए है, तो छठी से 12वीं की एनसीईआरटी हिंदुस्तान में होने वाले हर एग्जाम के लिए होती है। इंडिया में चपरासी से लेकर के कलेक्टर तक का एग्जाम होता है, और कोई ऐसा एग्जाम नहीं होता है जिसमें छठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी सवाल नहीं पूछा जाता है, क्योंकि भारत की स्कूलिंग ही छठी से 12वीं की एनसीईआरटी है भाई। तो कभी भी कोई एनसीईआरटी पढ़े थी, मत सोचे इस एग्जाम के लिए, इस एग्जाम के लिए, हिंदुस्तान में कोई ऐसा एग्जाम ही नहीं बना। खलासी का एग्जाम होता है, अभी रेलवे में हुआ है, उसमें भी छठी की एनसीईआरटी 7वीं सवाल पूछा गया था, और आईएएस का एग्जाम होता है, उसमें भी पूछा गया था छठी और 7वीं का। ये प्रश्न है कि फल पुष्प का कौन सा हिस्सा होता है, तो फल पुष्प का कौन सा हिस्सा होता है, तो ओबरी होता है, अंडाशय होता है। समझ में आ गई बात। पुष्प रंगीन क्यों होते हैं, कथन कारण में पूछा गया, इसलिए नहीं कि आपको सुंदर लगे, प्रकृति ने सुंदर बनाया, आपको तो लगे हैं, कीट पतंगों को भी सुंदर लगे, ठीक। तो दोस्तों, हर दिन का वादा था कि 2 चैप्टर पढ़ेंगे, तो आज भी हमने, ठीक, 2 चैप्टर पढ़ा। चूंकि छठा चैप्टर में कुछ था नहीं, तो उसको छोड़ करके 2 चैप्टर हमने पढ़ा। तो एनसीईआरटी छठी क्लास का तीसरा क्लास है, और हमने 6 से 7 चैप्टर पढ़ लिए। 2-3 क्लास और होगी, 2-2 चैप्टर की कहानी खत्म हो जाएगी। हाँ, भले ही 2 क्लास के बाद 3 क्लास लग जाए, मुझे कोई जल्दी नहीं रहती, हर चैप्टर बहुत बढ़िया से होना चाहिए। अब इससे बेहतर एनसीईआरटी आपको कोई नहीं पढ़ा सकता है। समझ में आ गई बात ने, इतना पढ़ लिया, और एनसीईआरटी से अब एक सवाल आपके एग्जाम में गलत नहीं होंगे, और हिस्ट्री ज्योग्राफी पर किसी का भी एनसीईआरटी से सवाल गलत होने बंद हो गए, समझ लो नौकरी दरवाजे पर खड़ी है, पकड़ करके ले लेना है, चाहे जिस एग्जाम की तैयारी करते जा रहे हो। आप लोग क्लास में आओ, सिर्फ क्लास में रहो, हंसते खेलते देखो, लाइव देखो, ताकि जो कुछ भी छूट जाए उसे पूछो। पढ़ाने समझाने की तो मेरी गारंटी है। तो दोस्तों, कल ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट है, सुबह 10 बजे से, याद रखना। तो जिन लोगों को मूल्यांकन करना है, टेस्ट देना है, ठीक, खोज लीजिए निर्माण आईएएस, आप सारी जानकारी मिल जाएगा आपको। और फिर सोमवार को 12:30 से पुनः एनसीईआरटी सीरीज की अगले 2 चैप्टर छठी के लेकर के आएंगे। सोम मंगल में खत्म करेंगे, बुध से 7वीं की एनसीईआरटी शुरू करेंगे। छठी, 7वीं, 8वीं रोज 2 चैप्टर पढ़ाएंगे, 9वीं से 1-1 चैप्टर आएंगे, 1.5 घंटे की क्लास रहेगी। तो बहुत मजा आया, ठीक। मिलते हैं मंडे, ठीक, 12:30 पर एनसीईआरटी सीरीज के अगले 2 चैप्टर के साथ। धन्यवाद।